This video, software, author, host does not guarantee any profits or returns. Stock market trading is subject to risk. Trader/investor must use this software, advisory on his own risk. Presenter/company does not give any guarantee on accuracy of the service and software. Past performance of the software does not guarantee in future. Good afternoon all. My name is Rohit Khosla. Today we are going to show you some concepts on stock market trading in regards to investment and trading. So objective is to tell you how different is investment from trading. We'll be sharing some live charts in regards to technical, although focus would be on technical aspect only. But I will try to clear you the basic difference between investment and the trading. Why should we do stock market trading and why should we do stock market investments? So जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ उनको बता दें, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कंपनी है। हम लोग एल्गो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेड गोल्ड माइन एफएक्स। हम इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन कमोडिटी मार्केट के ऊपर एल्गोस बनाते हैं और उन एल्गोस को हम लाइव डेमो में भी दिखाते हैं इन शेप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। प्योरली टेक्निकल बेस्ड एल्गोज हैं और आप इसको यूज़ करके इंट्राडे और BTSTT प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है कि लगभग हमें 80% तक सक्सेस मिली है। वही आज आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि टेक्निकल लेवल पे ट्रेडिंग कितनी एक्यूरेट है और उस ट्रेडिंग में कैसे प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं और इन्वेस्टमेंट्स में कैसे प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं। ऑल्दो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है और आप सबको पता भी होगा जो लोग ट्रेड कर रहे हैं। टेक्निकल ट्रेडिंग को बेस मानते हुए हम आपको दिखाएंगे कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हम उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस से बढ़िया मीडियम और कोई नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जो कि फैक्टर्स जिसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हम टेक्निकल ट्रेडिंग की बात करें तो we have price, we have volume, we have open interest, we have other mathematical strategies, indicators, oscillators। कई मीडियम है जिससे हम टेक्निकल लेवल पे स्टॉक को पहचानते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। सो हमें आज देखना है कि व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय, कौन सा स्टॉक खरीदना है और कब खरीदना है। सो ये ऑब्जेक्टिव टेक्निकल ट्रेडिंग से डिसाइड किया जा सकता है। अब उस टाइम का जो होराइजन है वो हम आपके सामने रखेंगे कि वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है या वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। देखिए, मैं आपको बड़ा एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। आप लोग ट्रेडिंग भले ही करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी करें वो डिसिप्लिन में ज़रूर करें और इसको एज अ करियर, फुल टाइम करियर ना बनाएं। इट्स अ पार्ट टाइम करियर। इसको आप एज अ पार्ट टाइमर इन्वेस्टमेंट की तरह ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ा बहुत अर्निंग बना सकते हैं। पूरा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग में। आपको थोड़ा बहुत टाइम डिवोट करना है जिससे कि आप इसमें एक आजकल जैसे कोरोना वायरस के टाइम में थोड़े बिजनेसेस में स्लो डाउन देखे जा रहे हैं। सो एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू मॉडल खुलता है इस मार्केट्स में, क्योंकि ये मार्केट्स अपने लेवल पे बहुत अच्छा बिहेव कर रही हैं। मार्केट्स में कुछ ऐसा एक्शन नहीं देखा जा रहा है कि जिससे मार्केट नर्वसनेस की तरफ जाएं। मार्केट्स बहुत अच्छी बिहेव कर रही हैं इवन कोरोना वायरस के टाइम में भी, और स्टॉक्स बहुत ही ऊपर या नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो मार्केट्स बहुत स्टेबल हैं और देखा जा रहा है कि इससे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर टाइम में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। सो जान लें, भले ही आप जानें, सीखें और कोशिश करें कि आप इसको करियर, पार्ट टाइम करियर कैसे बना सकते हैं। मेरे को उम्मीद है कि लगभग 1 लाख से 1.25 लाख रुपए का मुनाफा 1 महीने में आराम से अर्न किया जा सकता है। बट इसके पीछे जो की है वो है डिसिप्लिन। तो अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप इस ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ट्रेडिंग के 2 एस्पेक्ट हैं। देखिए, एक आप टेक्निकल अप्रोच पे कर रहे हैं, एक आप इसको गैम्बल की तरह कर रहे हैं। तो वो दोनों अप्रोच मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अब आपको कौन सी अप्रोच से चलना है, आपको देख के चलना है, आपको बिना देखे काम करना है, वो आपकी मर्जी है। बट ट्रेडिंग में 2 ही तरीके हैं जिसमें कि आप कर सकते हैं। जैसे आप अपने गट फील पे स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं,
कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खरीदना है, क्या उसका प्राइस अप्रोप्रिएट है, वो देखने का तरीका हम आपको दिखाएंगे। प्योरली टेक्निकल होगा वो तरीका। सो उस तरीके को अब आपके सामने रखेंगे और आइए अब अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे स्टॉक ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट से अगर मैं बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, जो कि फंडामेंटल और प्राइस को देखते हुए की जा सकती है। इन्वेस्टमेंट को अगर आप शॉर्ट टर्म अप्रोच बना के चलेंगे तो वो ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म पर अप्रोच होनी चाहिए और फंडामेंटल्स और प्राइस इसके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको यू शुड बी टेकन केयर ऑफ। खाली फंडामेंटल देखने से मतलब नहीं है। देखिए कुछ लोग सिर्फ फंडामेंटल देखते हैं। मारुति एक बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, बट क्या उसका प्राइस अप्रोप्रिएट है लेने के लिए? फंडामेंटल अच्छा होना और प्राइस दोनों चीज़ें कंपेयर करके हम चलेंगे, जिससे हमें पता लगता है हमारी एंट्री लेवल्स क्या हैं। ट्रेडिंग में अगर हम देखेंगे तो ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है जिससे कि हम डेली, मंथली या क्वार्टरली पैसे बना सकते हैं। देखिए पैसे डेली मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। सो अगर डेली नहीं मिलते तो आप इसको 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। I don't know, sir. English maybe, I don't know if all guys will be able to understand English or not. Normally, I took the webinars in Hindi, but because most of the guys requested me to go for Hindi. So unfortunately, I'm really sorry for today. I can't conduct the session in English. Later on, yes, 1-to-1 we can connect and we can connect the session in Hindi, in English. I'm so sorry, sir. सो इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में आप जो है टेक्निकल और प्राइस को देखेंगे। फंडामेंटल में अगर जैसे आप फंडामेंटल और प्राइस को देखते हैं, टेक्निकल में आप टेक्निकल और प्राइस को देखेंगे। सो यही दो एक मेजर फर्क है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का। और टेक्निकल के साथ प्राइस को देखना टेक्निकल अप्रोच है, फंडामेंटल के साथ प्राइस को देखना फंडामेंटल अप्रोच है, इन्वेस्टमेंट की अप्रोच है। सो आपने देखा कि दोनों अप्रोचेज में जो कॉमन फैक्टर है वो है प्राइस। सो प्राइस बेसिकली क्या है, प्राइस क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखा गया है स्टॉक मार्केट में? वो एक डाउ थ्योरी का एक टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें कि हमने देखा है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस अपने आप में सब कुछ डिस्काउंट, दिस इज द नॉर्मल रूल फॉर ट्रेडिंग। और अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखें ये एक बेसिक्स ऑफ एनालिसिस में सबसे पहला रूल यही है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। प्राइस सब कुछ अपने आप में डिस्काउंट करता है। सो प्राइस क्या क्या डिस्काउंट करता है? प्राइस जो भी आज आप देख रहे हैं, द मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट द सम नॉलेज ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। सब कुछ, ट्रेडर, इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो मैनेजर, बाय साइड एनालिस्ट, सेल साइड एनालिस्ट, मार्केट स्ट्रेटजीज, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारे एस्पेक्ट को जो कवर करता है वो है प्राइस। सो हम ये मानते हैं जिस स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है आज, वो अपने आप में सब कुछ इनकॉर्पोरेट करता है। तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फंडामेंटल भी है और एक डाउ थ्योरी का मेन इंपॉर्टेंट रूल भी है। तो इसको कंसिडर करते हुए हम प्राइस को बहुत इंपॉर्टेंट लेंगे और प्राइस को वन ऑफ द मेन कंपेरेबल इन्वेस्टमेंट फैक्टर लेंगे, जिसमें कि हम कंपैरेटिव स्टडी के साथ प्राइस को जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो yeah, Rajendra ji, it's okay. I'll try to get some lines in English too. Don't worry. So अब देखिए विच वन इज गुड, कौन सा अच्छा माना जाता है? लोगों की काफी क्वेरीज हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा है या ट्रेडिंग अच्छा है? सो अनडाउटेडली आप देखें सर कि दोनों में रिस्क है, रिस्क दोनों में ही है। अच्छी चीज देखिए, अच्छा चीज का डेफिनेशन यही है कि इन्वेस्टमेंट क्या अच्छी चीज है? क्या इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है? बिल्कुल लॉस हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में भी कैपिटल रिस्क है, ट्रेडिंग में भी कैपिटल रिस्क है। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट में कैपिटल रिस्क बहुत ज्यादा भी बढ़ सकता है। आपका स्टॉक कम से कम 10 टाइम्स लोअर ट्रेड कर सकता है
आपके प्राइस से जो आपने 5 साल पहले लिया है। आज से 3 साल पहले एसबीआई का प्राइस 350 रुपीज हुआ करता था और आज वो शेयर 190 के करीब चल रहा है पिछले 2-3 साल से। तो इसका मानना इन्वेस्टमेंट्स जिन लोगों ने जिस प्राइस पे की हुई है वो प्राइस बहुत अभी तक अचीव नहीं हुआ है। सो दोनों में एक पोटेंशियल रिस्क है, बट अगर आप ट्रेडिंग की बात करेंगे तो जिस ट्रेडिंग में थोड़ा हायर रिस्क है, लेकिन इसके कंपेरेबल उसमें एक हायर पोटेंशियल रिटर्न भी है। सो अगर हायर रिस्क ले रहे हैं तो हायर पोटेंशियल रिटर्न भी है। उसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि हम हायर पोटेंशियल रिस्क को थोड़ा कम करें, और इसी वजह से हम थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे। बट यहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कंपैरेटिवली लोअर रिस्क और लोअर रिटर्न्स हैं। सो अगर आप इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं सो जनरली 15 से 20% पर एनम बताया जाता है जो कि रिटर्न्स आ सकता है। बट क्या ये गारंटीड है? नहीं, ये गारंटीड नहीं है। कभी कभी आया जा सकता है, बट कैपिटल मार्केट्स में अगर आप ट्रेडिंग में जाते हैं तो 100%, मे बी 200%, मे बी 300% ऐसे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। सो ऑफ कोर्स जो थोड़े रिस्क टेकिंग लोग हैं, टेक्निक समझ लें। टेक्निक समझने के बाद मेरा ख्याल आप खुद डिसाइड करें कि देखिए, जिनको ट्रेडिंग करनी नहीं आती उनके लिए ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है, उनके लिए एक हायर रिस्क पे है। जिन लोगों को टेक्निकल्स नहीं आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा हायर रिस्क है। उनको ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स में ही जाना पड़ेगा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है इसलिए मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा पता है और मैं शेयर को 5 साल होल्ड कर सकता हूं। ये एक थ्योरी है, हो सकता है वो 5 साल में कैपिटल आधी रह जाए। बट टेक्निकल ट्रेडिंग में अगर आप थोड़ा सा अपने को इक्विप कर लेते हैं तो थोड़ा टेक्निकल ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपन इंटरेस्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉल्यूम्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस। सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं टेक्निकल ट्रेडिंग में, इस लिहाज से हम ट्रेडिंग को करते हैं टेक्निकल में। सो see, we'll be opening lines for FAQs after the webinar, so don't worry, you will be given fair chance to talk to me directly after the webinar. So please be patient, right? We'll be talking directly. So ये दोनों एस्पेक्ट आप देखिए कैसे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया, हायर रिस्क हायर पोटेंशियल रिटर्न्स ट्रेडिंग में हैं इन, और लोअर रिस्क लोअर रिटर्न्स आपके पास इन्वेस्टमेंट में हैं। सो ऑल्दो गारंटीड दोनों ही नहीं है, दोनों में एक इम्प्लाई रिस्क इन्वॉल्व है कैपिटल के ऊपर, बट फिर भी ट्रेडिंग और शेयर ट्रेडिंग में एक प्रॉफिट्स की उम्मीद की जा सकती है। अब कितना प्रॉफिट आपको लेना है वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सो आइए अब हम थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे आप लोग ट्रेडिंग में एडवांटेज ले सकते हैं। सो देखिए, हम लोग जो आपको बात करते हैं क्यों आपको प्राइस इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम कंपैरेटिव स्टडी जो करते हैं प्राइस के साथ करते हैं। चाहे वो आप कंपनी का प्रॉफिट ले लें, चाहे आप कंपनी का डेट ले लें, चाहे आप कंपनी का फंडामेंटल जिसे कहते हैं ओनरशिप ले लें, या आप कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स ले लें, बैलेंस शीट ले लें। सो आपको कंपैरेटिव स्टडी प्राइस के साथ जरूर करनी पड़ेगी। तो एक छोटी सी मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी करके दिखाऊंगा, एक ओपन इंटरेस्ट के साथ और एक इंडिकेटर के साथ, एक ऑसिलेटर के साथ, कैसे हम ट्रेंड कैसे हम पहचानते हैं कि स्टॉक को कब खरीदना है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अब कैसे पता लगता है कि स्टॉक को आज खरीदना है या आज नहीं खरीदना है, मेनली ये हम जानना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी तो मैं आपको दिखाऊंगा, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये सब काम बहुत आसान है, बट अभी हम टेक्नोलॉजी को आप अगले 15 मिनट के बाद यूज करेंगे। अभी हम सिर्फ यूज कर रहे हैं कि हम सिर्फ एक नॉर्मल अप्रोच से आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे डिसाइड करें। सो ओपन इंटरेस्ट, जैसे कि आप जो लोग नहीं अगर जानते हैं तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली एक तरीके का ओपन पोजीशंस हैं मार्केट्स में, किसी भी टाइम हो सकती हैं। जैसे आज तो चलिए मार्केट बंद है, थोड़ा हम लर्निंग लेवल पे बात कर रहे हैं आज, बट कल जैसे मंडे को मार्केट खुलेगा तो किसी भी स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट क्या हो सकता है वो आप चेक कर सकते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली उस टाइम का एक ओपन पोजीशन है। ये लैक्स में हो सकता है, ये मान लीजिए
मान लीजिए एग्जांपल हम आपको भी लाइव भी दिखाएंगे क्या ओपन इंटरेस्ट है। मान लीजिए हम शेयर का नाम लेते हैं TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए 15 लाख शेयर्स का इस समय है। ये एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट से मतलब है कि 15 लाख शेयरों में अभी तक पोजीशंस को बुक नहीं किया गया, इतनी पोजीशंस ओपन है। अब ये 15 लाख पोजीशंस बाई की भी हो सकती हैं, इनमें से आधी बाई की हो सकती हैं, आधी सेल की हो सकती हैं, इतनी पोजीशंस इस समय ओपन है। सो क्या होता है, जब नए कस्टमर पोजीशंस लेते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अपने ट्रेड को प्रॉफिट में या लॉस में बुक कर देते हैं तो ओपन इंटरेस्ट घट जाता है। अगर 15 लाख शेयरों में मान लीजिए अभी फिलहाल TCS का ओपन इंटरेस्ट है 15 लाख शेयरों का, और उसमें मान लीजिए 2 लाख अलग लोग, कई नए 2 लाख शेयरों को और ऐड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि 2 लाख शेयर और ऐड हो गए हैं ओपन इंटरेस्ट में। इसका मतलब 2 लाख शेयरों को और खरीद लिया गया है इन्वेस्टर्स के थ्रू या ट्रेडर्स के थ्रू, तो ओपन इंटरेस्ट घट के बढ़ के 15 लाख से 17 लाख हो जाएगा। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट में 2 लाख का इंक्रीज देखा गया है। सो जैसे ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2 लाख शेयरों की और पोजीशंस ऐड हुई हैं। अब लोगों ने वो पोजीशंस किस वजह से ऐड की हैं? क्या लोग ये सोचते हैं कि ये शेयर को हमें खरीद लेना चाहिए, या लोगों को ये लगता है कि ये शेयर अब 2 लाख लोग जुड़े हैं किसी कारण से, या तो ये भी हो सकता है कि उनको ये लगता हो कि यहां से शेयर गिरेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर शेयर बढ़ेगा तो बायर्स ऐड हो जाएंगे, अगर शेयर गिरेगा तो सेलर्स ऐड हो जाएंगे। सो 2 लाख शेयरों का ऐड होना ये नहीं बताता, हाँ ये तो जरूर बताता है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, बट ये नहीं बताता कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। शेयर का प्राइस बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन क्या हो इस समय कहा जा रहा है। सो दोनों सूरतों में आप देखें कि अगर प्राइस ओपन इंटरेस्ट के 2 कंडीशंस हैं, ओपन इंटरेस्ट दोनों केसेस में बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट दोनों केसेस में बढ़ रहा है, कंपैरेटिवली प्राइस आप देखें क्या बिहेव कर रहा है। तो हमने एक्चुअली निकालना क्या है, हमने निकालना है ट्रेंड। हाँ ये मैं आपको भी दिखाता हूँ क्या आप कैसे पता कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। ये आता है आपके पास, आप चेक कर सकते हैं इसको। सो अभी दिखाएंगे आपको ये लाइव। कंडीशन 2 हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पोजीशन 1 में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पोजीशन 2 में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या हो सकता है, रिजल्ट बुलिश भी हो सकता है, रिजल्ट बेरिश भी हो सकता है। इसको डिसाइड करने का जो फैक्टर है वो प्राइस है। अगर ओपन इंटरेस्ट के बढ़ते टाइम प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब एक तरफ तो लोग पोजीशंस ऐड कर रहे हैं और आपका प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी कैसे देखेंगे प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे कैसे चेक करते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ते हुए प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको बायर्स ज्यादा, आप ये मान सकते हो कि आप उस स्टॉक को खरीदें। इसका मतलब आप बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं, आपका मतलब बायर्स बाइंग अप्रोच ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए उस समय। लेकिन जिस स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस गिर रहा है तो आपको बाइंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब लोग सेलिंग की बिड ज्यादा प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गिरती हुई मार्केट में लो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो ये दोनों फैक्टर चेक कैसे करें, ये दोनों फैक्टर चेक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइस। सो प्राइस आपको इनकलकेट करके देखना ही पड़ेगा किसी भी फैक्टर के साथ जो कि बेस रहता है। टेक्निकल का तो मेन बेस है, फंडामेंटल का भी मेन बेस प्राइस ही है। लेकिन लोग खाली प्राइस को देख के ट्रेडिंग ना करें। प्राइस एक कंपेरेबल फैक्टर है आपके आपके इंडिकेटर के साथ। आपका इंडिकेटर अगर ओपन इंटरेस्ट है तो प्राइस का बिहेवियर कैसा रहेगा और ट्रेंड कैसा बनेगा। आपका अगर इंडिकेटर फैक्टर ओपन इंटरेस्ट नहीं है और इंडिकेटर फैक्टर वॉल्यूम है, या इंडिकेटर फैक्टर आपका स्टोकास्टिक है, या इंडिकेटर फैक्टर आपका एवरेज है, तो आपको आपका आपका इंडिकेटर फैक्टर क्या है। इंडिकेटर फैक्टर अभी फिलहाल के लिए मैंने आपके सामने ओपन इंटरेस्ट लिया है, इसको बदल के भी देखेंगे। सो कैसे पता करें कि मार्केट्स में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कैसे पता करें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सो अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इसका मतलब लोग अपने अपने पोजीशंस को स्क्वायर कर रहे हैं, लोग अपनी पोजीशंस से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब लोग ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है।
घट रहा है ओपन इंटरेस्ट। पहले 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था, 12 लाख शेयरों का रह गया, 3 लाख शेयर लोगों ने बेच दिए। लेकिन किस कंडीशन पे बेचे? अगर प्राइस घटता रहता तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट में बेचते, लेकिन क्योंकि प्राइस का एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये मानते हैं कि लोगों ने शॉर्ट कवरिंग की है। तो प्राइस घटते हुए ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, सो इसका मतलब लोग अपनी पोजीशंस को वाइंड ऑफ कर रहे हैं, लोग अपनी पोजीशंस को बेच रहे हैं, लॉस में बेच रहे हैं। यानी कि लॉस में बेचने से भी प्राइस बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग लॉस करते हैं तो ही मार्केट गिरते, नहीं, लॉस करने से भी प्राइस बढ़ता है। शॉर्ट कवरिंग, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है स्टॉक यहाँ से बॉटम आउट नहीं किया है और मार्केट गिरेगा और पैनिक आएगा, वहां से एक सडन रिबाउंड आता है और जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ली होती हैं वो अपनी पोजीशंस को लॉस पे बुक करना शुरू कर देते हैं कि उनको अब ये महसूस हो जाता है कि अब मार्केट यहाँ से ज्यादा नहीं गिरेंगी, तो उनको अपने उस शॉर्टिंग ट्रेड से निकलना पड़ता है। तो उस केस में शॉर्ट कवरिंग आती है, बट उसी केस में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। यानी कि अगर ओपन इंटरेस्ट गिरता हुआ आए, यानी कि लोग अपनी पोजीशंस कम कर रहे हो और प्रॉफिट बुकिंग भी और प्राइस एक्शन भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब लोग अपनी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक बुक कर रहे हैं, लोग अपनी प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है। सो ये सब कुछ डिसाइड करेगा प्राइस। सो प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कंसिडरेबली हमने काफी इंपॉर्टेंस दी है। सो देखें, बड़े सिंपल रूल आप देखें कि बाई का अगर आप सिग्नल बना लेते हैं किसी भी रूल से, तो आप प्राइस एक्शन जरूर देख लें। प्राइस एक्शन कंपेरेबल है, प्राइस एक्शन से डिसाइड करें कि आपको शेयर को खरीदना है, खाली इंडिकेशन से मत खरीदें। अगर आप सोचते हैं कि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और कंपनी का शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो दैट मींस कंपनी का प्राइस जो है वो गिर रहा है, लेकिन सिग्नल आपने बनाया था कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। सिग्नल आपने रिजल्ट से तो बना लिया कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में शेयर का प्राइस गिर रहा है, तो आप बिलीव किस पे करेंगे, सिग्नल पे या प्राइस पे? तो आपको दोनों को कंपेयर करना है। ट्रेड लेने से पहले दोनों को कंपेयर करना है। क्या डॉलर वीक होने से गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं? ये एक फंडामेंट, क्या डॉलर वीक हो रहा है तो ये देखते हुए लोग क्या गोल्ड में खरीदारी करें? तो हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर होता है कि मान लीजिए हम तो डॉलर को ट्रैक कर रहे हैं, तो अगर वहां डॉलर वीक होता है तो हम क्या गोल्ड को खरीदें? हम गोल्ड के प्राइस को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ डॉलर के प्राइस को देख रहे हैं। सो सिग्नल कहां से बन रहा है? सिग्नल बन रहा है डॉलर के प्राइस से। सो अगर डॉलर के प्राइस गिर रहे हैं, डॉलर वीक हो रहा है, तो गोल्ड को खरीदना या बेचना डिपेंड करता है कि डॉलर के वीक होने से गोल्ड के प्राइस में क्या एक्शन देखा जा रहा है। सो जैसे आप कोई न्यूज देखते हैं, न्यूज जैसे ही आती है, न्यूज सिग्नल बनाती है। अगर बैंक सीआरआर डिक्लेयर करेगा अपनी क्रेडिट पॉलिसी, जो इंपैक्ट प्राइस पे आएगा, अगर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है तो दैट मीन सीआरआर से सिग्नल बनाया जाएगा और प्राइस को कंपेयर करके ट्रेड लिया जाएगा। सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीजों को देखना चाहिए, दोनों चीजों को कंपेयर करके ही आपको ट्रेड लेना है। इन्वेस्टर्स के लिए तो ऑब्वियसली बहुत इजी है अप्रोच, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन है, तो उनको ट्रेड वही लेना चाहिए जिन शेयर्स में एक गिरावट देखी गई है। ऑब्वियसली ऊंचे दाम पे इन्वेस्टर्स को नहीं खरीदना चाहिए। बॉटम लाइन यही है इन्वेस्टर्स की, जो लोग ऊपर के दाम पे खरीद लेते हैं वो ऑब्वियसली फंस जाते हैं। सो ट्रेडर किसी भी लेवल पे खरीद सकता है, ट्रेडर का दाम चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, क्योंकि उसका होराइजन छोटा है, ट्रेडर को आज या कल में निकल जाना है। सो ट्रेडर को इतना नहीं चिंता करना, ट्रेडर भले ही ब्रेकआउट पे खरीदे या ट्रेडर भले ही रिवर्सल पे खरीदे। सो दो अप्रोच बोलते हैं इसमें, रिवर्सल और ब्रेकआउट। सो ब्रेकआउट सिग्नल, ब्रेक और रिवर्सल सिग्नल, इन्वेस्टर्स को नहीं सजेस्ट किया जाता कि वो स्टॉक को ऊपर के दाम पे खरीद लें। तो जैसे हम आपको अब एक टेक्निकल दिखाते हैं, थोड़ा सा लाइव सिस्टम आपके सामने रखते हैं कि कैसे देखा जा सकता है। सो हम सिस्टम खोलेंगे अपना, सिस्टम टेक्निकल एनालिसिस सिस्टम खोल रहे हैं, ट्रेड गोल्ड माइन एफएक्स। सिग्नल खुलने में अभी आपके सामने खुलेगा सिस्टम, मैं लाइव खोल रहा हूँ आपके सामने। ऑब्वियसली कल तक का डेटा लोड है, 3:30 बजे तक का। आज मार्केट बंद है तो आज का कोई फ्रेश सिग्नल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कल के कुछ सिग्नल देख पाएंगे इसमें। आपके सामने देखें सिग्नल खुल के आ चुके हैं, 4 स्टॉक लिखे आ गए हैं आपके सामने, लुपिन, आईटीसी, बजाज ऑटो, कुमिंस इंडिया, 4 स्टॉक हैं जो कि एक सिग्नल दे रहे हैं आपके सामने।
लेकिन अगर मैं इसको टेक्निकली ना समझें, हम इस मान लें इसको ऐसा, हम इसको ऐसा समझें कि स्टॉक आपके सामने खोलते हैं, आईटीसी का स्टॉक आप देख पा रहे हैं। देखिए स्टॉक आपके सामने लगा हुआ है इस समय एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक में ऑब्वियसली अगर आप चार्ट देखें आपके सामने, ये चार्ट अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं बंद करके, ये नॉर्मली अभी हमारे पास जून 2020 से अक्टूबर 2020 तक का चार्ट है। ये आप लगभग 4 महीने का एक चार्ट देख रहे हैं आपके सामने। लेवल्स अगर आप देखें तो कोई भी देख के बता सकता है कि ये वाले लेवल्स और ये आप इस समय यहां पर काम कर रहे हैं, ये आपका करंट प्राइस है। सो देखिए जो लोग ब्रेकआउट पे खरीदते हैं वो यहां कहीं फंसे हुए हैं, इन्वेस्टर्स 520 525 के लेवल पे। जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन लेवल्स पे परचेजिंग की है। सो परचेजिंग के जो लेवल्स हैं वो कौन से अच्छे माने जाएंगे, वो परचेजिंग के लेवल्स इसलिए कहते हैं कि हर स्टॉक में परचेजिंग का लेवल हर समय नहीं होता। आपको पेशेंटली ट्रेड करना है, आपको ट्रेडिंग के लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। इन्वेस्ट करना है, सॉरी ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको भी दिखाएंगे, अभी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। चार्ट देख रहे हैं, चार्ट के हायर लेवल जहाँ पे पीक बनता है चार्ट का। पीक कैसे बनता है? पीक तब बनता है चार्ट का जब स्टॉक ऊपर चला जाता है कुछ दिन तक और वहां से एक पीक बनाने की तरफ, और वो और भी ऊपर जा सकता है। ये किसी को नहीं पता स्टॉक का पीक क्या है, बट कोई भी स्टॉक जो अपने नॉर्मली 5 या 6 महीने या 1 साल के हाई के आसपास आ जाता है वो उसका एक पीक माना जाता है। अगर वहां पे खरीदारी की जाए तो उम्मीद है आप एक बहुत हायर लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। आपको इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना है कि खरीदारी हमेशा लोअर लेवल्स पे करनी चाहिए, ये लोअर लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, हायर लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सो एक्सिस बैंक में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये 410 415 420 रुपए के लेवल बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। स्टॉक 525 रुपए से गिरावट की तरफ देखा गया है और इस थ्योरी से हम इन्वेस्टमेंट की अप्रोच बनाते हैं। ऑल्दो अभी हम कोई फंडामेंटल नहीं देख रहे हैं स्टॉक का कि किस फंडामेंटल व्यू से हम ये खरीद रहे हैं। फंडामेंटल व्यू को अभी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेक्निकल व्यू को एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो जो लोग टेक्निकल व्यू के हिसाब से खरीदना चाहते हैं वो लोग चार्ट देख के खरीद सकते हैं, बट जो लोग फंडामेंटल व्यू पे खरीदना चाहते हैं तो इस केस में भी प्राइस इंपॉर्टेंट है। बट अभी हम सिर्फ फंडामेंटल अप्रोच दिखा रहे हैं आपको कि अगर इन्वेस्टर यूज करना चाहता है थोड़ा टेक्निकल चार्ट को तो वो सिर्फ चार्ट को पढ़ सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देख सकता है, पीक्स देख सकता है, लोअर लेवल्स देख सकता है। खरीदारी हमेशा लोअर लेवल्स पे करनी चाहिए। दीज आर सपोर्ट, ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट्स हैं। सपोर्ट लेवल्स फॉर एक्सिस बैंक 420 425 430 रुपए के सपोर्ट लेवल्स बनते हैं बार बार। सो ऑब्वियसली जो लोग यहीं कहीं खरीदारी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहीं खरीदारी की जाती है, यहीं लोग फंसते हैं ज्यादा। तो आपको हर स्टॉक में पीक पे खरीदारी नहीं करनी है। जो स्टॉक पीक की तरफ चला गया है उसमें खरीदारी नहीं बनानी है। तो कुछ स्टॉक हैं जो इस समय पीक की तरफ चले गए हैं, कुछ स्टॉक हैं जो भी पीक की तरफ नहीं गए हैं, तो उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए एक और चार्ट आपको दिखाएंगे। मारुति का चार्ट आपके सामने लगाया है और देखें आप आपके सामने सपोर्ट लेवल्स देख लें, पीक्स देख लें। ये दोनों पीक्स हैं आपके सामने, दीज आर सपोर्ट्स, ये सपोर्ट है। सो टेम्परेरीली 6200 का लेवल, नहीं तो 5400, नहीं तो 4700, पीक 7400 फिलहाल टेम्परेरी पीक, जिसमें अगर जो लोग खरीदते हैं तो चार्ट से बड़ा क्लियर है स्टॉक इस समय 6800 ट्रेड कर रहा है, पीक और बॉटम के बिल्कुल बीच में। सो इन्वेस्टर के लिए कोई खरीदारी नहीं है, ट्रेडर के लिए हर लेवल पे खरीदारी है। सो इन्वेस्टर को चार्ट अगर देखना है तो लोअर लेवल देखे और वहां से भी तब खरीदे जब स्टॉक में एक ब्रेकआउट, स्टॉक में एक फ्रेश रिवर्सल देखा गया। सो स्टॉक का नाम रखेंगे कोल इंडिया, चार्ट रखते हैं आपके सामने। इन द मीन टाइम एक और चार्ट डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम देखें डॉक्टर रेड्डी, बिल्कुल पीक, इस समय स्टॉक पीक पे ट्रेड करता हुआ और खरीदारी करने के लिहाज से ये बिल्कुल पीक के लेवल पे खड़ा हुआ है स्टॉक। ज्यादातर लोग इस समय स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। बहुत हैवी ओपन इंटरेस्ट देखा गया है स्टॉक में, पिछले कुछ दिनों में बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट देखा गया है। रोज स्टॉक में एक खरीदारी हो रही है, बट सारी खरीदारी पीक में हो रही है। स्टकअप होने का बहुत अच्छा एक मौका हो सकता है, यहाँ पर लोग स्टकअप रहें। स्टॉक टेम्परेरीली पीक के आसपास है, चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। सो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फिलहाल कोई सलाह नहीं है।
ऐसे स्टॉक जिनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उनके कुछ चार्ट्स आपको दिखाएंगे। स्टॉक का नाम कोल इंडिया, और स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत अच्छी तरफ काम करता हुआ। अगर आप स्टॉक का चार्ट देखें तो फिलहाल आप देखें कि स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ जाता हुआ और अपने बॉटम्स लेवल की तरफ अचीव करता हुआ। तो स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट पैटर्न देखा जा रहा है और बिल्कुल खरीदारी का एक लोअर लेवल सामने आ चुका है और खरीदारी का एक अच्छा मौका, खरीदारी का एक मौका। लोग कहाँ पर स्टकअप हैं, लोग कहाँ स्टकअप हैं, लोग इन लेवल्स पे स्टकअप हैं, लोग यहाँ फंसे हुए हैं। लोग कोई 150 रुपए के लेवल पे, कोई 180 रुपए। मोस्टली जो लोग इस समय कोल इंडिया में स्टकअप हैं वो 180 से 200 रुपए के बीच में सब स्टकअप हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके भाव आने वाले 2 साल तक ना आए या आने वाले 5 साल तक भी ना आए। खरीदारी का अच्छा मौका फिलहाल इस समय 117 रुपए के आसपास स्टॉक बिहेव कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है खरीदने के लिए, बट कब खरीदना है, मुद्दा ये है कि स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कब खरीदना है, जब ये बॉटम आउट कर जाएगा। बॉटम आउट कैसे पता लगेगा? स्टॉक बॉटम आउट करने के लिए एक टेक्निकल पैटर्न बनाता है। टेक्निकल पैटर्न का मतलब वो पैटर्न डबल ट्विस्टेड बॉटम हो सकता है, वो पैटर्न एक विक हो सकता है। सो रिवर्सल थ्योरी के हिसाब से अभी फिलहाल जो डबल इसका जो बॉटम दिखाई देता है स्टॉक का 114 रुपए का बॉटम दिखाई देता है स्टॉक का, जिस लिहाज से स्टॉक यहाँ पर बॉटम आउट करने की तैयारी कर रहा है। बट एक टेक्निकल पैटर्न भी तैयार है जिसको बोलते हैं हैमर। हैमर एक इन्वर्टेड एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। सो इसमें फॉर्म्ड है, 2 बार फॉर्म्ड है, एक ये रहा 2 बार एक। इसका मतलब स्टॉक एक बॉटम आउट की तरफ पहुंच चुका है, स्टॉक बॉटम आउट कर रहा है और स्टॉक में एक अच्छे लेवल्स देख रहा है। मतलब जो लोग यहाँ से स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के एंगल से होल्ड करेंगे सो वो उम्मीद है कि एक अच्छे मुनाफे की तरफ जाएंगे, एक बहुत अच्छी एंट्री लेंगे। सो ये एस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट का। आइए अब एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग का। सो ट्रेडिंग का जो एस्पेक्ट है उसके लिए हम लोग होराइजन ले रहे हैं बहुत ही छोटा, हम लोग कोई बड़े होराइजन की तरफ नहीं जा रहे हैं। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से हम लोग बहुत ही छोटे होराइजन के लिए ट्रेड करना चाहेंगे। वो छोटा होराइजन कितना हो सकता है? वो छोटा होराइजन 1 दिन हो सकता है, वो 2 दिन हो सकता है, वो इंट्राडे भी हो सकता है। सो सिग्नल और प्राइस को कंपेयर करेंगे, सिग्नल कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी दिखाएंगे। जैसे ओपन इंटरेस्ट थ्योरी से आपको दिखाया है सिग्नल कैसे बनाया जाता है, बट आज आप वैसे भी देखेंगे कि सिग्नल कैसे बनाया जाता है। सो आइए एक आपके सामने सिग्नल बनाने का एक फॉर्मूला रखते हैं। सिग्नल बनाने का फॉर्मूला रखते हैं जिसको हम बोलते हैं RSI। सिग्नल बनाने का एक फॉर्मूला। सो बेसिकली एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर क्या होता है ये आपके सामने रखते हैं, सिग्नल बना रहे हैं। गुड आफ्टरनून हितेश जी। ऑसिलेटर एक टेक्निकल एनालिसिस में यूज करता हुआ, जैसे आप थर्मामीटर अगर देखें जो आपके फीवर को केटर करता है, जो आपका फीवर बताता है, वो एक ऑसिलेटर है। उसकी एक बैंड है बेसिकली 97 to 106, इस बैंड में काम करता है ऑसिलेटर। उसका रिजल्ट हमें पता है कि इस बैंड से, देखिए ये आपको किसने बताया है कि अगर 104 का ऑसिलेटर में थर्मामीटर में अगर पैरामीटर आता है तो वो डेंजरस की तरफ है, या अगर 96 98 आता है तो वो नॉर्मल की तरफ है। ये ऑसिलेटर जिसने लिखा, ऑसिलेटर जिसने बनाया, उस और टर्मिनोलॉजी को कंपेयर करते हुए ये बताया गया कि 98 के आसपास लो रिस्क है और 104 के ऊपर हाई रिस्क है। सो ऑसिलेटर ऐसे स्टॉक मार्केट्स में भी हैं, बट कौन सा ऑसिलेटर बेस्ट है ये कैलकुलेशन करनी इजी नहीं है। कोई भी एक ऑसिलेटर बेस्ट नहीं है। जैसे नॉर्मली हर काम के लिए एक ऑसिलेटर बना हुआ है, बट स्टॉक मार्केट में एक ऑसिलेटर एक ही बात बताता है। तो हमें एक्चुअली फीवर नहीं नापना है, हमें एक्चुअली ये देखना है कि स्टॉक कब बढ़ेगा। सो उसके लिए खाली एक ऑसिलेटर लगा के, सिर्फ यही वाला ऑसिलेटर लगा के कि वॉल्यूम कब बढ़ेगी, तो वो काफी नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी, जिससे कि एक ऑसिलेटर को यूज करते कम से कम 5 ऑसिलेटर्स यूज करने चाहिए एट अ टाइम, अगर आप लोग अपने सिग्नल बनाना चाहते हैं। सो अपने सिग्नल बनाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल एग्जांपल है और रियल ऑसिलेटर पे है। ऑसिलेटर का नाम RSI।
RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये एक ऑसिलेटर है। इसका मतलब ये एक रेंज बताता है। वो रेंज कितनी हो सकती है, 0 to 100, या अमूमन मैं बोलूं वो रेंज कितनी बताता है वो ऑसिलेटर रेंज आपको बताएगा लगभग, मान लीजिए लोअर साइड में अगर वो 20 बताता है रेंज, और अपर साइड में वो 80 बताता है, लाइक थर्मामीटर। नीचे की तरफ 97, ऊपर की तरफ 106। सो यही भी एक ऑसिलेटर है, ये भी ऐसी रेंज के अंदर दिखाएगा। अगर ऑसिलेटर को लगाया जाएगा, ऑसिलेटर कहाँ लगता है दोस्तों, प्राइस के ऊपर। तो ऑसिलेटर, ऑब्वियसली ऑसिलेटर अपने आप नहीं चलेगा जब तक आप उसको, जैसे थर्मामीटर अपने आप नहीं चलेगा, आपको उसको बॉडी कांटेक्ट देना पड़ेगा, तब वो बताएगा आपको। तो हर ऑसिलेटर का कोई ना कोई पैरामीटर है। ऑसिलेटर भी, ये वाला जो ऑसिलेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ RSI, ये लगभग नॉर्मली 20 से 80 की रेंज में काम करता है। सो यानी कि 20 की रेंज को सेफ माना जाता है और 80 की रेंज को डेंजरस माना जाता है। सो ये एक इसका बोलने का मतलब, अगर आप ऑसिलेटर किसी भी स्टॉक के प्राइस के ऊपर अप्लाई करें और रिजल्ट 80 से ऊपर का आ जाए, तो आप मान लें कि स्टॉक रिस्क की कैटेगरी में चला गया है, यानी कि स्टॉक में रिस्क आ गया है। लेकिन क्या रिस्क किस बेस पे आ गया है, रिस्क प्राइस की स्ट्रेंथ के बेस पे आया है सिर्फ, और किसी बेस पे नहीं आया है। स्टॉक को ओपन इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा इस समय, सिर्फ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब है कि हम, और ये ऑसिलेटर जो 20 से 80 की वैल्यू जनरेट कर रहा है, ये सिर्फ यही बताता है कि आज का प्राइस पिछले प्राइस के कंपैरिजन में कितना स्ट्रेंथफुल है। सो उसको ऑसिलेटर 20 से 80 की रेंज में हम मार्क करते हैं। सो कैसे लगाते हैं ऑसिलेटर, इस, अब मैं आपको ये ऑसिलेटर प्राइस के ऊपर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। स्टॉक का नाम कोल इंडिया, सेम स्टॉक के ऊपर मैं एक ऑसिलेटर अप्लाई कर रहा हूँ आपके सामने। और इसको, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे सिग्नल बनेगा, इससे सिग्नल बनेगा। सो सिग्नल बनाने के लिए एक ऑसिलेटर लगा रहा हूँ मैं आपके सामने, RSI, और लगा दिया है। सो RSI आप देख लें, स्टॉक के प्राइस के ऊपर लगा दिया गया है। ये जो आप ऊपर का चार्ट देख रहे हैं, दिस इज प्राइस। ये जो नीचे का आप एरिया देख रहे हैं, दिस इज ऑसिलेटर। हम अब ऑसिलेटर को देख के प्राइस की डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं। प्राइस चल रहा है 117 रुपए 30 पैसे। कोल इंडिया ऑसिलेटर की वैल्यू 34.2, इसका मतलब 20 के आसपास, यानी कि हमने आपको बोला था कि 20 30 30 के आसपास, 30 के आसपास स्टॉक जो होता है वो सेफ कैटेगरी में होता है, और 80 के आसपास स्टॉक रिस्की कैटेगरी में होता है। सो जब जब आपने देखा यहाँ पर, ये एक टाइम ऐसा आया जब स्टॉक 80 के आसपास पहुंचा, वो टाइम जो है ये वाला हुआ करता था। स्टॉक उसके बाद लगातार गिरा, अब स्टॉक 30 के आसपास आ चुका है। सो इसका मतलब स्टॉक में एक सेफ मूवमेंट देखा जा रहा है। स्टॉक में बोला RSI के अकॉर्डिंगली स्टॉक में एक बाइंग सिग्नल बनता है। बिकॉज RSI इज 34, स्टॉक कैन क्रिएट अ बाई सिग्नल हेयर। सो बाई सिग्नल हमेशा दोस्तों प्राइस पे जनरेट होता है, RSI पे जनरेट नहीं होता। RSI रिस्पॉन्सिबल है जनरेट करने के लिए बाई सिग्नल, बट आपको खरीदना कब है ये आपको मैं बता दूं। आपको तब खरीदना है जब RSI सेफ कैटेगरी में और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा हो, यानी कि दोनों चीजें आपके फेवर में हो। वो दोनों चीजें कैसे हो सकती हो, RSI इक्वल टू 30 to 35, RSI 30 और 35 के बीच में हो जाए, और प्राइस ऑफ द शेयर, प्राइस गोइंग अप, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आपको अपनाना चाहिए। अगर आप सिग्नल RSI के थ्रू बनाते हैं, जैसे मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के थ्रू बना के दिखाया है सिग्नल। सो जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए इस वीडियो को शेयर किया जाएगा यूट्यूब पे आज शाम को 7 बजे। सो उनको अभी यूट्यूब चैनल का लिंक दिया जाएगा, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि उनका कोई पार्ट अगर मिस हुआ है तो वो लोग उसका रिकैप चेक कर सकते हैं। हमने शुरू से वीडियो रिकॉर्ड ले रहे हैं और आपको ये शाम को पोस्ट पे देंगे। इन द मेन टाइम मैं आपको उसका लिंक शेयर कर देता हूँ। तो जो लोग लेट ज्वाइनर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में, जब उनके पास टाइम हो वो अटेंड कर सकते हैं। सो मैंने जूम चैट के ऊपर लिंक शेयर कर दिया दोस्तों, आप अपनी चैट में देखेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल चुका है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे। सो आप उसको क्लिक कर लें, आपको आधे मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप क्लिक कर लें। ऑल्दो जो लोग यूट्यूब से जाके देखना चाहते हैं तो वो रोहित खोसला टाइप करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। और लगभग कल का भी एक वीडियो लेटेस्ट अपलोड हमने किया हुआ है तो उसको भी आप देख लें, लिखा हुआ है ये कल का वीडियो है, आप इसको एक बार चेक कर लें। बाकी पुराने वीडियोस भी हैं, इनको आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको
हमारे पुराने वीडियोस या लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। ये भी वीडियो डालेंगे शुरू से आज शाम 7 बजे, सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन मिलेगा, सो सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको लिंक क्लिक करने का, आप लिंक क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। सेशन शुरू करेंगे आफ्टर 30 सेकेंड्स, तब तक आपका सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाएगा। सो यू कैन टेक योर टाइम एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई एम होल्डिंग ऑन। No link received. I have shared the link, sir. I have shared the link. I am sharing once again. I am sharing once again. Please confirm me whether you received or not. Let's take a 1 minute quick break. Let us take a quick break for, I'll be joining soon in another 1 minute. Let us have some water. So you can also have some water, or maybe let's have a break. So I'm coming back in another 1 minute. Thank you. Megul, thank you for informing me that you have received the link. Rajesh ji, thank you very much. You have responded. So I am back. Let's resume the presentation. Let's resume the session. I think all are back now. Yeah, Mr. Mali, thank you very much for informing me. So RSI and price combination. So now what is happening here? Now what is happening here? Price RSI is into good territory. RSI is into safe territory, but the price behavior is going down. How you ensure that the price is going up and the RSI is also into safe territory? So the best combination here, what we can make through RSI. Let us do it like this. Now let us going to make a signal through RSI. Now RSI is into buy category. So buy category of RSI is 30, right? Sell category is 80, is 80, or maybe 70 if you, or maybe 20, 30, 70, or maybe 20. Normally it is 20, 80. So now, if the RSI signal says that you are into a buying category, which is on the 20 side, you know, oscillator जब आपको 20 की रेंज दिखाएगा, 20, 30, 40, जैसे थर्मामीटर आपको 98, 99, 97 ये रेंज सेफ मानी जाती है, ज्यादा बुखार नहीं है या तो, बट अगर आप 80 की तरफ जा रहे हैं तो वो टेरिटरी रिस्की है। सो प्राइस बिहेवियर कंपेयर कर रहे हैं अब हम। सो RSI बोल रहा है कि बाय कर लीजिए, प्राइस बिहेवियर नीचे की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर कॉम्बिनेशन उल्टा हो जाए तो उस केस में किसको रिलाई करना है? RSI को रिलाई करना है या प्राइस को? विच वन विल बी गिवन मोर वेटेज? क्या प्राइस को ज्यादा वेटेज देना है आपने, या आपने सिग्नल को वेटेज देना है? ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। प्राइस को सबसे ज्यादा वेटेज देना है या सिग्नल को सबसे ज्यादा वेटेज देना है? इसमें कोई एक डिसाइसिव फैक्टर नहीं है कि एक ही को देना इंपॉर्टेंट। देखिए केस अलग अलग है।
ओपन इंटरेस्ट के साथ बात करें तो प्राइस को इंपॉर्टेंस देना है, अगर ओपन इंटरेस्ट को बात करें। सो अगर आप आरएसआई को बात करें, सो आरएसआई को बात करें तो हमें सिग्नल प्लस प्राइस दोनों को इंपॉर्टेंस देना, बट कई बार सिग्नल को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ सकता है। डिपेंड ये करता है कि अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि आप माने, बट इस केस में अगर जो ये सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आरएसआई 20 है और मार्केट प्राइस डाउन जा रहा है, इस समय आप प्राइस को इंपॉर्टेंस देंगे, यानी कि आप आरएसआई को एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आप बोलेंगे जब तक प्राइस भी ऊपर नहीं जाएगा मैं आरएसआई के थ्रू नहीं खरीदना चाहूंगा। Mr. Sanjeev Jadhav ji, is my voice not audible? Is it low? I think my voice is okay. Anybody else can confirm about my voice? Is it coming okay? Is it going good? Or it is coming slow? Meghul, if you can confirm about my voice. Mr. Mali, it is okay. So Mali says okay. Mr. Mali, voice is okay. Mr. Sanjeev Jadhav, you please check it up your speaker. Maybe voice is coming okay, I believe. Voice is okay. I have taken voice is crystal clear. Meghul Verma, okay. Meghul, that's very good. I think Mr. Sanjeev, please check your microphone, check your speaker. So I think my voice is coming okay. I've confirmed with other participants. या हैंड्स फ्री यूज करें सर थोड़ा सा मे बी। सो एनीवेज ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो देखिए आरएसआई के थ्रू आपको सिग्नल बताया गया है, आरएसआई प्राइस के ऊपर लगाया जाता है और आरएसआई के थ्रू आपको पता लगता है कि आपको एंट्री कब मिल रही है। तो आपने देखा स्टॉक के ऊपर आरएसआई लगाया और हमको एंट्री का पता लगा। इसका मतलब आरएसआई में हमें एंट्री का तो पता लग गया कोल इंडिया में कि आरएसआई हमारा टेम्परेचर बिल्कुल ठीक आ रहा है, 34 के आसपास है, लोअर रिस्क पे खड़े हैं आप इस समय। लेकिन आपको क्या खरीदना कब चाहिए? खरीदना तब चाहिए जब आपका प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। सो प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने के लिए आपको कैसे पता लगेगा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है? प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने के लिए सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, डेली बेस पे ग्रीन कैंडल बनेगा, एक कैंडल बनेगा, दूसरा कैंडल बनेगा, ऐसा बनेगा, पहला एक कैंडल बनेगा, फिर दूसरा कैंडल बनेगा, फिर तीसरा कैंडल बनेगा। इसका मतलब प्राइस कंसेक्टिवली ऊपर जा रहा है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर सब्सक्रिप्शन। सो मे बी आपको प्राइस चेक करने के काफी तरीके हैं कि या तो आप लाइन चार्ट देख सकते हैं, लाइन चार्ट से आपको ये पता लगता है कि आपका प्राइस कहाँ जा रहा है। आप देखिए अगर लाइन चार्ट से भी आपको पता लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो थोड़ा लाइन चार्ट ऊपर बनेगा। अभी प्राइस नीचे की तरफ, अभी प्राइस बढ़ना शुरू हुआ नहीं है, अब बिल्कुल बॉटम आउट है। सो कैंडल से भी देखा जा सकता है प्राइस, और कैंडल का कलर भी अगर आप देखें फिलहाल कोल इंडिया की, फ्राइडे कल का कैंडल रेड था, प्राइस नीचे गया था, उससे पहला कैंडल भी रेड था, प्राइस नीचे गया था, उससे पहले कैंडल भी रेड था। 3 दिन से प्राइस कंसेक्टिवली नीचे जा रहा है। सो हमें जब आरएसआई के साथ प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देगा सो हम मान लेंगे कि हमारा पैरामीटर कंफर्म हो गया है। सो यानी कि कंफर्मेशन पैरामीटर में हम लोग बाई के साथ अगर प्राइस अप मूवमेंट देख लें और सेल के साथ डाउन मूवमेंट देख लें तो हमें मान लेंगे हमारा प्राइस ऊपर जा चुका है। सो ये आपको मैंने दिखाया कि आप कैसे आरएसआई के साथ स्टॉक को कंफर्म कर सकते हैं। सो गिरते हुए ये तब देखना पड़ता है जब स्टॉक गिरती हुए टाइम में आपको बॉटम आउट देखना हो। स्टॉक को बॉटम आउट आरएसआई के थ्रू भी देखा जा सकता है, यानी कि 20 और 30 के आसपास सेफ जोन है, वहां पर टेम्परेचर ठीक हो गया है आरएसआई कोल इंडिया का। इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड टेरिटरी में आने के बाद प्राइस एक्शन जैसे ही ऊपर जाना शुरू करेगा, इसका मतलब यह लोग बाइंग करना शुरू करें। अभी लोगों ने बाइंग करनी शुरू नहीं की है, ऑल्दो स्टॉक अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। सिग्नल बोलता है कि आप खरीदिए कोल इंडिया, प्राइस बोलता है मत खरीदिए। आपको दोनों कॉरस्पॉन्डिंग देखने हैं। अगर सिग्नल भी बोलता है खरीदिए, प्राइस भी बोलता है खरीदिए, तो आपने खरीदना है। सो खाली सिग्नल के बेस पे नहीं खरीदेंगे कभी, खाली आरएसआई के बेस पे भी सिग्नल जनरेट नहीं करिए। सो अब जैसे अभी हम आपको कुछ और स्टॉक में भी दिखाते हैं। सिग्नल आप सर डेली बेस पे देखें, डेली चार्ट लगा के देखें सिग्नल। सो स्टॉक लेते हैं आपके सामने, कोई और स्टॉक लेते हैं जिसका पैटर्न, कोई एक पॉपुलर स्टॉक लेते हैं। चलिए डॉक्टर रेड्डी लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी
काफ़ी न्यूज़ में कोरोना वायरस की तरफ से स्टॉक चल रहा है। स्टॉक में अचानक एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखा गया है। RSI लगा के चेक कर लेते हैं स्टॉक में सिग्नल कैसे बनता है। सो स्टॉक फिलहाल 63, स्टॉक फिलहाल डेंजर कैटेगरी, स्टॉक का प्राइस डेंजर कैटेगरी। लेकिन लोगों को कैसे पता ये प्राइस डेंजर कैटेगरी है? मैंने RSI को देखा, मैंने देखा स्टॉक का प्राइस 50-100 डेंजर नहीं लगता, लेकिन RSI डेंजर लगता है। सिग्नल बाई का नहीं बनता है, स्टॉक का प्राइस का एक्शन देखना पड़ेगा। स्टॉक एक डेंजर कैटेगरी से की तरफ से नीचे आ रहा है, यानी कि 64, मैंने आपको बताया था ये 20, 30-70, 20-80 ये इसकी रेंजेस हैं। सो 70 के आसपास भी जाने का मतलब डेंजर कैटेगरी, 30 के आसपास आने का मतलब इजी कैटेगरी। आप स्टॉक का प्राइस एक्शन डाउनवर्ड, स्टॉक का RSI एक्शन डेंजर। सो आपका क्राइटेरिया कौन सा फुलफिल हो रहा है? क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ये वाला, सेल वाला। इसका मतलब, लेकिन कहें अगर हो सकता है स्टॉक 5500 चला जाए, खाली RSI बता रहा है इस समय। RSI क्या बताता है? RSI सिर्फ प्राइस की स्ट्रेंथ बताता है। RSI जो आपको 30 और 70 के बीच में बताता है, वो सिर्फ प्राइस की स्ट्रेंथ बताता है। सो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको प्राइस एक्शन, पूरे स्टॉक को जानने के लिए क्या क्या जानना चाहिए। खाली RSI लगा के नहीं जानना चाहिए। वो देखिए, फीवर को नापने के लिए भले ही बुखार बना, वो टेम्परेचर आपका वो बना हुआ है इंस्ट्रूमेंट, बट हमें वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वेदर जैसे फोरकास्ट होता है वैसे स्टॉक को फोरकास्ट किया जाता है। वेदर को फोरकास्ट करने के लिए खाली टेम्परेचर को नापने का अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो टेम्परेचर का इंस्ट्रूमेंट अलग आउटपुट देता है। इसी तरह मॉइस्चर को नापने का है। इसी तरह हमारे पास टेक्निकल चार्ट्स होते हैं वेदर के, कि इस मौसम में पुराने टाइम में क्या हुआ था। हमारे पास ह्यूमिडिटी को नापने का पैरामीटर है। हमारे पास और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वेदर की कंडीशंस को नापते हैं, क्लाउड्स देखने के हैं, बहुत सारी चीजें। तो 5 से 10 इंस्ट्रूमेंट को देखकर अंदाजा लगाता है कि रेन होगी 4 दिन बाद। तो स्टॉक भी वैसा ही है। स्टॉक भी खाली एक पैरामीटर से चेक नहीं किया जा सकता। इसीलिए स्टॉक को चेक करने के लिए आपको कई सारे पैरामीटर अप्लाई करने चाहिए। अब वो कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं? वो ओपन इंटरेस्ट हो सकता है, वो कैंडल पैटर्न हो सकता है, वो वॉल्यूम हो सकता है, वो स्टोकास्टिक हो सकता है, वो एवरेज हो सकता है। वो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर अप्लाई करके, कितने अप्लाई करने चाहिए एट अ टाइम? 5 मिनिमम 5 पैरामीटर का रिजल्ट अगर सक्सेस दिखाता है तो हम मान लेते हैं प्राइस को हम कैच कर पाए हैं। सो वो 5 पैरामीटर कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने कुछ आपके सामने रखे भी हैं। सो उस अप्रोच को टेक्निकल अप्रोच बोलेंगे और उसमें थोड़ा सा नॉलेज लेवल रिक्वायर्ड है। सो उस अप्रोच की तरफ अभी नहीं जाते। तो हमने आपको दिखाया कि RSI, तो RSI को मैं आपको वैसे एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ करके। RSI बेसिकली कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं। देखिए, SBI का स्टॉक है, लगभग प्राइस के ऊपर अप्लाई करने के लिए ये हमारे पास प्राइस आता है। ये प्राइस है, देखिए हमारे पास 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले स्टॉक की डेट, स्टॉक का टाइम, स्टॉक का ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, ये इसको बोलते हैं प्राइस। सारे फॉर्मूलाज इसके ऊपर लगाए जाते हैं, यानी कि ये डेटा अवेलेबल है एक्सचेंज से, ये डेटा एक्सचेंज से आता है। अच्छा, जो लोग ये अभी जानना चाह रहे थे कि फिलहाल कैसे हम ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं, सो वेबसाइट्स के थ्रू देखा जा सकता है, कुछ ट्रेडिंग टर्मिनल में भी देखा जा सकता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं moneycontrol.com, और हम आपको स्टॉक दिखा रहे हैं फिलहाल ऐसे स्टॉक दिखा रहे हैं जिन स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट घटा है। हम आपको ऐसे स्टॉक दिखा रहे हैं जिन स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट घट गया है। तो आप देखें, एक स्टॉक का नाम है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। लगभग 9,12,000 शेयर घट गए हैं ओपन इंटरेस्ट में से। 62 लाख ओपन इंटरेस्ट के शेयर थे पहले, 9 लाख घट गए हैं। सो लगभग 1.5% के करीब का ओपन इंटरेस्ट घटा है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा आपको इसके साथ साथ, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन में क्या बिहेवियर है। सो प्राइस एक्शन भी घटा है, प्राइस एक्शन भी घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है। क्या मतलब है? प्राइस एक्शन घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, एक्शन क्या क्या मतलब दोनों का? देखें, प्राइस एक्शन घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। देखिए, प्राइस एक्शन घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है।
तो इसका मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो ये लिस्ट आपके सामने रखी है। हम ऐसे शेयर देख सकते हैं जिनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। सो देखें, ये शेयर हैं मणप्पुरम फाइनेंस, बजाज ऑटो। मणप्पुरम फाइनेंस में प्राइस में 5.5% का उछाल आया है कल, शेयर में 10% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 14 लाख शेयर ऐड हुए हैं आपके एग्जिस्टिंग ओपन इंटरेस्ट में, शेयर भी 5.5% ऊपर उछला है। दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एक साथ, यानी कि दिखाई देता है कि शेयर यहां से उछाल दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन ओपन इंटरेस्ट थ्योरी। तो बट क्या इसको आरएसआई के थ्रू चेक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो चलिए आइए चेक करते हैं मणप्पुरम। आइए अब चार्ट लगाते हैं मणप्पुरम, टेक्निकल अप्रोच से भी चेक करते हैं इसको। मणप्पुरम फाइनेंस ओपन इंटरेस्ट थ्योरी से शेयर में बढ़ने की तरफ उछाल जा रहा है। हमारा एनालिसिस सिस्टम क्या बोलता है? 4 दिन पहले स्टॉक में एक ट्रेंड बना है ऊपर की तरफ का, 154 रुपए से स्टॉक 164 रुपए तक जा सकता था, स्टॉक 166 रुपए ट्रेड कर रहा है। ये तो गोल्डमैन एफएक्स की पावर से आप देख पा रहे हैं। इसको एक बार के लिए हम हटा देते हैं, हम इसको आरएसआई के थ्रू चेक करते हैं। हम आपको ऐसे मेथड बता रहे हैं जो कि आप खुद चेक कर सकते हैं। सो लगाया आरएसआई, आरएसआई 60 की टेरिटरी में डेंजर की तरफ जाता हुआ, स्टॉक डेंजर की तरफ जाता हुआ 60 के ऊपर पहुंचता हुआ 70 डेंजर कैटेगरी है। स्टॉक अभी 10 पॉइंट और जा सकता है आरएसआई के हिसाब से, यानी कि स्टॉक में 10 पॉइंट का उछाल हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखा जा रहा है कि स्टॉक ओपन इंटरेस्ट रोज बढ़ा रहा है, शेयर का प्राइस भी ऊपर बढ़ रहा है। शेयर के प्राइस को देखने के लिए कैंडल स्टिक देख सकते हैं आप। कल का कैंडल स्टिक बहुत ही मजबूत कैंडल स्टिक, जिसको बोला जाता है डिमांड कैंडल स्टिक, मारिबोजू कैंडल स्टिक। ऐसा कैंडल स्टिक जिसमें कि बायर्स डिमांड सप्लाई को हरा चुकी है। इस कैंडल स्टिक का टेक्निकल नेम मारिबोजू कैंडल, गूगल पे जाके टाइप कीजिए मारिबोजू कैंडल। ये ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि टेक्निकल एनालिसिस में चेक किया जा सकता है और जिसका मतलब होता है कि स्टॉक डिमांड की तरफ जा रहा है, एक ही कैटेगरी की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक देखिए कैसा दिखता है पैटर्न, थोड़ा जूम करके अगर देखेंगे तो, इतना जूम करके यहाँ दिखाया नहीं है इस वेबसाइट में, बट हम आपको इमेजेस के शॉर्ट पे दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए ऐसा कैंडल स्टिक, एक ऐसा कैंडल स्टिक जो कि सप्लाई दिखाता है। रेड कलर का कैंडल स्टिक सप्लाई दिखाता है, ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक डिमांड दिखाता है। एक ऐसा कैंडल स्टिक देखें जो ये स्क्वायर मार्क हुए हैं, इनको बोलते हैं मारिबोजू। एंट्री और एग्जिट्स हैं ये, एंट्री और एग्जिट्स। मतलब आपको ये कैंडलस्टिक बेसिकली क्या दिखाता है? ये कैंडलस्टिक का क्या मतलब? ये कैंडलस्टिक दिखाता है प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस एक्शन या नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए ऐसा दिखता है, देखें। सो लगभग मेरे पास स्लाइड है उसका, मैं आपको शेयर करता हूँ कैसा दिखता है। लगभग ऐसा मारिबोजू कैंडल, ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, डिमांड सप्लाई को हरा रहा है। रेड कलर का कैंडल स्टिक का मतलब होता है सप्लाई डिमांड को हरा रहा है। सो कैंडल पैटर्न से अगर मणप्पुरम फाइनेंस में अगर कैंडल स्टिक अगर हम देखें, और जो कि आरएसआई के हिसाब से डेंजर कैटेगरी तरफ जा रहा है, और प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस एक्शन किस वजह से बढ़ रहा है? प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट की वजह से भी बढ़ सकता है, प्राइस एक्शन वॉल्यूम की वजह से भी बढ़ सकता है, प्राइस एक्शन ओवरसोल्ड की वजह से भी बढ़ सकता है। प्राइस एक्शन बढ़ने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। प्राइस अपने आप में सुप्रीम है, बट प्राइस स्मॉल विक इज ऑल्सो गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। विक्स मिलेंगी बहुत ही कम, जैसे ये कैंडलस्टिक अगर आप देख लें तो ये बिल्कुल, इस कैंडलस्टिक में आप विक्स नहीं देख। विक का मतलब होता है लाइंस जो बनी हुई है, नीचे और ऊपर की लाइंस है, इनको विक बोलते हैं। सो मारिबोजू कैंडल में जनरली रिकमेंडेड नहीं है विक्स, लेकिन विक्स का मतलब होता है लंबी लाइन। ये देखिए इसको बोलते हैं विक। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ विक्स का क्या मतलब है। इसको बोलते हैं विक्स, दोनों तरफ देखें। ये देखिए एक तरफ का विक है, देख रहे हैं कैंडल, ये मैंने मार्क की है। अपर विक कितना बड़ा है आपके पास? बहुत ही बड़ा अपर विक। इसका मतलब ये कैंडलस्टिक एक डिमांड कैंडलस्टिक नहीं हो सकता। ये तो है बिल्कुल, इसमें तो लोअर छोटा सा विक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। ये सारी डिमांड कैंडलस्टिक है। जिनमें विक ज्यादा बड़ा बन जाता है वो नहीं है बस। सो ये नहीं है, ये वाला नहीं है। सो अमूमन
बोला यह गया कि जिन कैंडलस्टिक में लाइन विक्स छोटी हैं तो वो डिमांड कैंडल है, या विक नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। मनापुरम के चार्ट में एक ऐसा कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे जिसमें विक है ही नहीं। 100% मारीबोजू डिमांड कैंडल जो कि लर्निंग में पढ़ाया जाता है वैसा ही दिखाई दे रहा है, लगभग ये भी वैसा ही है। बट इसको देखने से कुछ होना नहीं है, खाली इसको देखने से कुछ नहीं होना है। इसको देखने से इसको सिर्फ प्राइस के तौर पे कंपेयर किया जा सकता है बस। जिस दिन RSI 30 के आसपास आता है या 30-35 के आसपास आता है, या जिस दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू कर रहा है, उस दिन अगर ये फॉर्मेशन ऑफ प्राइस बने आपके सामने तो बाइंग ट्रेंड बन सकता है आपके सामने। सो आपको बताया दिया, दोनों चीजें आपको कंपेयर करनी है, दोनों चीजें आपके सामने रखी गई हैं। अब इसको तो डिलेड एंट्री बोलेंगे। स्टॉक का प्राइस तो बढ़ना कब शुरू हुआ था? RSI तो यहां पर था 30 के आसपास। दिस वाज द गुड पॉइंट फॉर ट्रेडर्स टू एंटर। ट्रेडर को तो उस पॉइंट पे एंट्री करना है सर जिस पॉइंट से स्टॉक अब नीचे जाने की बहुत ही मिनिमम पोजीशन, मिनिमम चांसेस हो, मतलब स्टॉक ना जाए नीचे। तो ट्रेडर का जो पॉइंट ऑफ एंट्री है बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ एंट्री हो सकता है, इन्वेस्टर का अगर पॉइंट ऑफ एंट्री में देखूं तो स्टॉक लगभग अपने पीक लेवल से इतना गिरा हुआ है, तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लेवल ये हो सकते थे। पीक से नीचे बाई करना इन्वेस्टर के लिए ठीक है, बिल्कुल पीक डाउन पे बाय करना तो बहुत ही अच्छा है, बट ट्रेडर के लिए बिल्कुल राइट पॉइंट पे एंट्री करना ही उचित है, क्योंकि ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं है। ट्रेडर को तो जिस पॉइंट पे एंट्री मिल रही है वो पॉइंट माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से भी एक्यूरेट होना चाहिए। सो ट्रेडर के लिए पोजीशन लेनी ज्यादा डिफिकल्ट है रादर देन इन्वेस्टर। लेकिन ट्रेडर के लिए टेक्निकल चार्टिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पॉइंट वन टू बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए। व्हाट टू बाय इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हेन टू बाय। ट्रेडर को ये नहीं जानना मुझे क्या खरीदना है, ट्रेडर को ये खरीदना है कब खरीदना है। तो एज अ ट्रेडर आप ये कभी मत सोचें जजमेंटल व्यू होके कि मुझे क्या खरीदना है। अपना माइंड मत बनाइए रोज सुबह उठ के कि आज मुझे SBI खरीदना है, आज मुझे, आपको नहीं पता आपको क्या खरीदना है। आपको वो स्टॉक खरीदना है जो स्टॉक एप्रोप्रिएट टाइम पे बाइंग की एंट्री प्रोड्यूस कर रहा है। वो एप्रोप्रिएट टाइम क्या है? वो एप्रोप्रिएट टाइम है जिस स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जिस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि जिस दिन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है। मान लीजिए स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट पिछले 5 दिन से घट रहा था और जिस दिन वो बढ़ा पहले दिन, आपको उसी दिन खरीदना है। जिस घंटे वो बढ़ा आपको उस दिन खरीदना है। यानी कि आपका टाइम घंटों के हिसाब से एक्यूरेट होना चाहिए, आपका टाइम दिनों के हिसाब से एक्यूरेट नहीं होगा। सो आपको एंट्री वही लेनी है जो, अब हम मंडे वो एंट्री लेंगे जो मंडे बढ़ेगी स्टॉक में या मंडे वो स्टॉक घटेगा। सो हमने आपको कुछ एंट्रीज ऐसी दिखाई हैं जो हम रोज दिखाते भी हैं। सो हमने आपको 30 सितंबर को श्रीराम ट्रांसपोर्ट की एंट्री दिखाई जो कि 552 रुपए पे समय 1 बजे ये एंट्री दिखाई गई। कुछ लोगों को 12:30 बजे दिखाई गई, कुछ लोगों को 12:45 पे दिखाई गई, यानी कि 12:30 से लेके 1 बजे के बीच में लोगों ने 552, सॉरी ये प्राइस में कुछ ग्राम मिस्टेक है। सो इसका जो प्राइस है वो मेरे इसका हम लाइव चार्ट अभी आपको दिखाएंगे मनापुरम का। इसमें प्राइस एंट्री में कुछ मिस्टेक किया है, सो मे बी 152 श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज व्हाट प्राइस, लेट मी चेक। 661। सो जो इसका हमने प्राइस दिया था वो 660 652 656। हाँ ये अपन में प्राइस दिया था। इसको चेक करने के लिए जो लोग देखना चाहते हैं इसका वीडियो अवेलेबल है। इसका वीडियो आप जाएंगे तो ये बिल्कुल लाइव वेबिनार का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। किस प्राइस पे कॉल दी थी आप देखें, इसमें आप जाके देखेंगे ये बिल्कुल 30 सितंबर का लाइव वीडियो। जिस प्राइस पे आपको कॉल दी थी वो प्राइस यहाँ पे रिकॉर्डेड है, आप जाके चेक करिए आपको पता लग जाएगा इसमें हमने किस प्राइस पे एंट्री दी है। ये बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग है, आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो इसमें हमने आपको 652 पे बताया था आप 1 बजे खरीदिए और अगले दिन ये 663 पहुंचा है कल, तो इसमें 14,000 रुपये का मुनाफा आया है। उससे पहले हम आपको ये 3 स्टॉक दिखा चुके हैं 28 सितंबर को, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, जील, इनमें सेम डे इतना मुनाफा आ गया था। यानी कि एप्रोप्रिएट टाइम बहुत जरूरी है, इनको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ द डे। सो जो लोग ट्रेडर हैं उनको तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट एंट्री, क्योंकि ट्रेडर का जो होराइजन है वो बिल्कुल 1 से 2 दिन का ही है।
अब आप सिग्नल कैसे बनाएंगे वो आपको मैंने दोनों तरीके दिखाए हैं। सिग्नल बनाने के और भी तरीके हैं, सिग्नल कई तरीके से बनाया जा सकता है, बट कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है, ऐसा कौन सा तरीका जो प्राइस को बढ़ने के बाद नहीं बताता, बढ़ने से पहले बताता है। सो वो जो तरीके हैं उनमें अप्रोचेस बताती हैं आपको। आपने लीडिंग अप्रोच लगाई है, लैगिंग अप्रोच लगाई है। हम लीडिंग अप्रोच के फैन हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और BTSTT ट्रेड में। सो हम इंट्राडे अप्रोच में ही काम करते हैं और आपको इंट्राडे अप्रोच के बारे में ही बताते हैं कि आप इंट्राडे अप्रोच यूज करें। BTSTT अप्रोच के लिए आप लीडिंग अप्रोच यूज करें, यानी कि स्टॉक बिल्कुल बढ़ने से कब खरीदना है ये आपको इंश्योर हो जाए, ठीक है ना। कौन सा स्टॉक खरीदना है ये इंश्योर नहीं हो जाए, बस कब खरीदना है। कब खरीदने का मतलब है व्हेन टू बाय। व्हेन टू बाय में अब हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना है। सो स्टॉक के ऊपर आप जाएंगे तो आपको उसका स्टैट नजर आएगा कब खरीदना है। ऑब्वियसली आप हर स्टॉक के ऊपर जाएं, आपको उसका एक स्टैट नजर आ रहा है। तो देखें, आप हर स्टॉक के ऊपर जाएंगे, उसका एक स्टैट सिग्नल आपको दिखाई देगा। हर स्टॉक के ऊपर आप जाएं, उसका स्टैट लिखा हुआ है। सो मंडे को कौन सा स्टॉक खरीदना है, ऑब्वियसली जिस स्टॉक में मंडे एक मूवमेंट आएगा उसको हमने खरीदना है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को या BTSTT या स्विंग ट्रेडर्स को चार्टिंग देखना है, सिग्नल बनाना है। इन्वेस्टर को कोई सिग्नल बनाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर लगभग पीक और लो के बीच में भी ले सकता है, लेकिन ट्रेडर जो होता है वो पीक पे भी ले सकता है, लो पे भी ले सकता है, मिडिल में भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता है जहां से पॉइंट ऑफ एंट्री बनती है। लेकिन वो पॉइंट ऑफ एंट्री किन फैक्टर्स पे बनती है उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है। सो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा रहा था कि जैसे ये एक प्राइस एक्शन है, एक एक्सचेंज ने मुझे प्राइस एक्शन दिया है, इसके ऊपर अगर RSI कैलकुलेट किया जाएगा तो जो मैंने आपको बताया वो कैसे कैलकुलेट होगा। सो RSI का फार्मूला देखिए, जनरल RSI का फार्मूला ये होता है, देखिए ये RSI का फार्मूला होता है 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 1 प्लस RS वैल्यू, इसको बोलते हैं RSI। इससे RSI की वैल्यू निकलती है 20 से 80 के बीच में। सो ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने का मैनुअल तरीका भी है और ऑटोमेटाइज तरीका भी है। मैंने आपको ऑटोमेटाइज तरीका दिखाया अभी प्राइस एक्शन के ऊपर लगा के टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, लेकिन अगर आपको चाहे तो वो मैनुअली एक्सेल के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता है। पहले लोग ऐसे ही करते थे, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ चुकी है। सो ये देखें हमने निकाला हुआ है, देखिए RS हमने 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 निकाला हुआ है यहाँ पर, देखें ये वैल्यूज ये RSI हमने निकाला हुआ है। एक टाइम 85 है, एक टाइम 54 है, हर दिन का अलग अलग निकाला हुआ है। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दिस। सो ये कैलकुलेशन भी निकाली जा सकती है। सो इसको निकाला कैसे जाएगा दोस्तों, इसको निकालने के लिए पूरा वीडियो अवेलेबल है, बना के हमने दिखाया हुआ है अपने चैनल पे। आप जाएंगे व्हाट इज RSI इंडिकेटर में पूरा कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, आप जाके एक बार उसको, अगर कोई ये जानना चाहता है कि कैसे बनाया गया सो देख लें, यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगा पूरा। क्या है RSI इंडिकेटर, ये वीडियो आप देख लें पूरा वीडियो 2 घंटे का है। पूरा बताया गया RSI कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन से फार्मूलाज लगते हैं, इसको आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाया गया है। बट आज मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, इस वीडियो में ऑलरेडी सिखा चुके हैं हम। सो अब आपको देखिए, अब हम मेन ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि कैसे खरीदना है, कैसे खरीदना कैसे है। खरीदने का फार्मूला आपके सामने रख दिया है, खरीदने का फार्मूला आपके सामने रख दिया है। आपको ऐसे खरीदना है, आपको ऐसे लेना है, आपको सिग्नल बनाना है या बना हुआ सिग्नल यूज करना है। आप अगर गोल्डमैन एफएक्स के सब्सक्राइबर हैं या ट्रायल यूजर है तो आप सिग्नल बना बनाया यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो आइए ऐसा एक बना बनाया सिग्नल यूज करते हैं। अंबुजा सीमेंट सिग्नल देखिए, 204 रुपए पे 4 दिन पुराना ये सिग्नल बना। इसके साथ जिस दिन बना प्राइस एक्शन कैसा था, प्राइस एक्शन बिल्कुल मजबूत था, कैंडल मारी बोजू कैंडल, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ, तो हमारा फार्मूला हिट हो गया। ये पॉइंट ऑफ एंट्री है। पॉइंट ऑफ एंट्री 4 दिन पुराने गुजरात अंबुजा सीमेंट में जिसको मिल जाती है 1 बजे, वो एक एंट्री है। सो आपको पॉइंट ऑफ एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है। मंडे को लाइव पॉइंट ऑफ एंट्री देखेंगे और डिसाइड करेंगे मंडे कौन से ट्रेड करने हैं। HDFC बैंक में हमने एंट्री दी थी 4 दिन पहले, 1044 रुपए के आसपास, 1107 रुपए चल रहा है, एक अच्छा मुनाफा 4 दिन में आता हुआ। यानी कि वैसे तो अगले दिन आ गया था, अगले दिन का ऑब्जेक्टिव देखिए। अब अल्टीमेटली पॉइंट ऑफ एंट्री कैसे मिलनी है ये आपके सामने रख दी गई है। पॉइंट ऑफ एंट्री लिखी हुई है, हर स्टॉक की पॉइंट ऑफ एंट्री है।
आईटीसी में पॉइंट इन्वेस्टर के लिए पॉइंट ऑफ एंट्री अभी, क्योंकि स्टॉक गिरावट की तरफ जा रहा है, बट क्या ट्रेडर के लिए पॉइंट ऑफ एंट्री आई है? ट्रेडर के लिए पॉइंट ऑफ एंट्री आज बनी है, बिल्कुल जीरो डे, बिल्कुल फ्रेश एंट्री, फ्राइडे ये कल बनी हुई एंट्री, बट क्या अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे डाउन, तो ये पॉइंट ऑफ एंट्री नहीं है। अगर ये हो जाती पॉइंट ऑफ एंट्री तो ट्रेडर के लिए मंडे के लिए 15,000 रुपए का गेट खुल जाता। यानी कि पॉइंट ऑफ एंट्री अगर मिल जाती है तो रोज कोशिश करें पॉइंट ऑफ एंट्री निकालने की। पॉइंट ऑफ एंट्री निकलेगी 7,500 से 15,000 रुपए की पॉइंट ऑफ एंट्री खुलेगी आपके लिए। सो पॉइंट ऑफ एंट्री मिलती है तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी खुलती है। पॉइंट ऑफ एंट्री नहीं खुलती नहीं और अपॉर्चुनिटी भी नहीं खुलेगी। सो एंट्री टाइम 12:30 से 2 बजे के बीच में, एग्जिट टाइम सेम डे। अगर आपकी एंट्री मजबूत है, बिल्कुल राइट टाइम है, तो आप 7,500 रुपए सेम डे लेके निकलिए। 80-90% की एक्यूरेसी के साथ निकलिए। गारंटी नहीं है लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। आपकी 80% में एक्यूरेसी मानता हूं। अगर एंट्री आपने प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करके ली है तो आप निकलिए। नहीं है आप जैसे श्री राम ट्रांसपोर्ट में हमने परसों एंट्री दी थी, सेम डे एग्जिट नहीं मिला, अगले दिन हमें 22,000 रुपए का एग्जिट मिला। सो सेम डे मिलता है 7,500 पे एग्जिट करिए, नहीं मिलता अगले दिन ले जाइए ट्रेड को। अगले दिन भी अगर आपको सिग्नल डे के अगले दिन भी ले जाते हैं और 15,000 रुपए का एग्जिट मिलता है तो भी एग्जिट लीजिए। दोनों एग्जिट नहीं मिलते, तीसरे दिन भी एग्जिट बनाया जा सकता है या छोटे लॉस की तरफ भी बनाया जा सकता है। क्या स्टॉप लॉस होता है उस केस में वो भी डिफाइंड है। सो ये रोज कोशिश कीजिए दोस्तों सिग्नल ढूंढने की। ये है अपॉर्चुनिटीज, इनको आपने नहीं खोना है। इन अपॉर्चुनिटीज को आपने, हो सकता है किसी दिन अपॉर्चुनिटी ना मिले। कल हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, ऑल्दो सिग्नल जरूर मिला था। देखिए कल का मैं आपको एक लाइव स्टैट दिखा रहा हूं, कल के केस में क्या सिग्नल थे। तो ऑन करते, कल 4 सिग्नल थे हमारे पास, चारों में सिग्नल डे तो बन गया था, पॉइंट ऑफ एंट्री नहीं मिली हमें, क्योंकि हमारा प्राइस एक्शन इसके रिवर्स चल रहा था, तो हमने इसमें एंट्री सजेस्ट नहीं की। सो कल के दिन एंट्री नहीं बन पाई। सो कि कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जिस दिन एंट्री ना बन पाए, उस दिन आपको अपने मन से एंट्री बनानी पड़ेगी। 4 स्टॉक में एंट्री थी, लुपिन, आईटीसी, बजाज ऑटो, कमिंस इंडिया। चारों स्टॉक में प्राइस एक्शन फेवरेबल नहीं था। चारों में से सबसे बेस्ट कमिंस इंडिया में ही था, बट इसमें भी 100% प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था, वीक छोड़ा हुआ था कैंडल ने। बट फिलहाल लुपिन में भी अगर आप देखें, चार्ट आपके सामने लगा हुआ है, प्राइस एक्शन अगर आप देख लें तो ऊपर की तरफ जाता हुआ हैमर कलर का कैंडल, लेकिन विक छोड़ा हुआ। सो विक का मतलब क्या होता है? विक का मतलब होता है प्राइस एक्शन दोनों तरफ गया है, हमें प्राइस एक्शन एक ही तरफ चाहिए था सिग्नल डे वाले दिन। सिग्नल डे इसका कल था 1 अक्टूबर। सो ये 1 अक्टूबर के सिग्नल आपके सामने आ गए हैं। यही सेम डे मंडे को भी देखे जाएंगे। सो जो लोग देखिए इस टाइप की ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, जिनको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ अच्छा लगता है, उनके लिए ये सोल्यूशन अच्छा है। अदरवाइज उनको तरीका भी बता दिया गया है कि वो कैसे सिग्नल के साथ प्राइस को कंपेयर करते हुए सिग्नल खुद बना ले। लेकिन हाँ दोस्तों, बीटीएसटी और स्विंग ट्रेडिंग में डिलेड एंट्री ना करें। डिलेड एंट्रेंस इन्वेस्टर्स के लिए ही होती है, ट्रेडर्स के लिए डिले में कोई माफी नहीं है, अच्छे लॉसेस मिल सकते हैं। सो एंट्री आपके सामने मिलेगी आपको, स्टॉक में टेक्निकल स्ट्रेटजी लिखी हुई है। सो जो लोग टेक्निकल स्ट्रेटजी समझते हैं या टेक्निकल स्ट्रेटजी क्या होती है, जैसे मैंने आपको आरएसआई के थ्रू एक दिखाई थी, दिस इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल स्ट्रेटजी, जिसके थ्रू सिग्नल जनरेट करते हैं। सामने रख रहे हैं आपके, देखिए ये एक टेक्निकल स्ट्रेटजी है। सो टेक्निकल स्ट्रेटजी जैसे ही काम करेगी, सिग्नल जनरेट करेगी एक स्ट्रेटजी। ये सारी टेक्निकल स्ट्रेटजी है, काफ़ी बड़ी 500 लाइन की एक टेक्निकल स्ट्रेटजी है, जिसको एनालिस्ट लिखते हैं और वो सिग्नल जनरेट करती है चार्ट के ऊपर। प्राइस एक्शन आप मैनुअली कंपेयर कीजिए कैंडल देख के। अगर प्राइस एक्शन रिवर्स जा रहा है तो सिग्नल मत लीजिए ऑब्वियसली, क्योंकि सिग्नल डे आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आरएसआई 30 आ गई है, तो उसको प्राइस एक्शन कब बढ़ेगा वो उस दिन भी हो सकता है जिस दिन 30 आई है, उसके 5 दिन बाद भी हो सकता है। हमें तो एंट्री उस 5 दिन के बाद लेनी है जिस दिन प्राइस एक्शन बढ़ेगा। सो सिग्नल डे प्लस प्राइस एक्शन इज द अल्टीमेट की ऑफ सक्सेस। उसी के थ्रू आप काम कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आराम से आप 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का बना पाएंगे। बट अगर डिसिप्लिन फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास अपनी अप्रोचेस भी हैं फॉलो करने के लिए, उन अप्रोचेस में आप काम कर सकते हैं। सो आई थिंक काफ़ी समझाने की कोशिश की है। मंडे इसको लाइव में भी एक बार दिखाएंगे, सिग्नल डे ट्रेडर्स कैन ज्वाइन
सिस्टम को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। हमारे पास 3 सब्सक्रिप्शन मॉडल में सिस्टम अवेलेबल है, काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइजेस में, विद डेटा फीड, रियल टाइम डेटा फीड, 1 ईयर 29,500, 2 ईयर एंड विद 3 ईयर। इसमें पूरा सपोर्ट एंड ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। सिग्नल प्लस, जो ये BTST और स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। और आप इन नंबर्स पे हमसे जुड़ सकते हैं, ट्रायल लेने के लिए भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी जुड़ सकते हैं। अभी हम आपके लिए 5 मिनट के लिए माइक ओपन करेंगे, और अगर कोई डाउट सेशन कुछ लेना चाहता है तो हम उससे उसके जवाब देंगे। सो मैं अब आपके माइक्स ओपन करने जा रहा हूँ। सो आप लोग अपने माइक्स को खुद अनम्यूट कीजिएगा और आप पूछिए, कुछ आपके डाउट्स हैं तो। Yeah, I'm holding on. You can ask your doubt. Rohit ji, this is Malli from Bangalore. Yeah, Mr. Mali. Sir, will the technicals work on the news based? Because now today Dow Jones is coming down and Trump has been diagnosed with corona positive. Will the technicals work on Monday? No, see, price action always be done on various fundamental factors. Price action won't be, see, technicals are not responsible for making the price up and down. Only the fundamental reasons are responsible for volatility and making the price up and down. So whatever is the reason on fundamental side, technicals price will be, I told you, price discounts everything. So as far as the price is concerned, the price action on Monday will itself decide that what would be the direction of a stock, either up or down. See, we won't say that stock is always up with any news. Some stocks may go up, some stocks may go down. Even in during war scenarios, all the stocks won't go down. Some stock in coronavirus time, you can understand FMCG and pharma sectors are going high and high and high day by day. Even banking sector stocks are going down and down and down every day. So what I mean to say, technical price will inclusive of everything. It is inclusive of all newses, all fundamental actions happening across the globe. So you don't have to worry about any fundamental news. See, fundamental, there are war happening going on in some countries across the globe. Even there are lots of panic factors going on. So you don't have to see all those factors. Markets works on open interest. Market works on positions. Market works on price. Market works on volumes. Market does, yes, but there is one exception. When there is a huge panic, so panic situation can't be handled by technicals. That's what I wanted. But we are not in panic situation. We are not in panic situation at this moment. Supposing because of Dow Jones, we don't know where it ends. If the market comes out in the Monday, if it opens with a huge gap down, no problem. We are not going to trade. We are going to trade market. We are going to trade stocks by 12:30. We are not going to trade by 9:15. So you mean to say one should one should initiate a trade or sell call somewhere between 12:30 to 2, not in between before 12:30. I have already shown this discipline in front of you. I think a couple of minutes back. Yes, this discipline says you are not supposed to take an entry at around 9:15. You are going to take position, right? See this. Your entry time is 12:30 to 2 p.m. So that is the entry time when the open interest is on the optimum side, when the volumes are on optimum side, when all indicators and oscillators can produce the full strength. That is the ultimate time for the signal generation. When to buy? See, when to buy is 12:30 to 2. Okay, sir. Supposing on seeing your website, supposing yesterday I might have taken a BTSTT call. Yesterday okay. After, as you said, between 12:30 and 2 p.m. Yeah. The worst scenario, if something goes wrong, I may hit the stop loss on Monday. That's all, no? Your stop loss may be hit.
Another factor is that your stock may go up with a huge gap up opening. Okay, okay. So Thursday we have a stock with Thursday. What we have recommended. I don't know about Monday, but I think let's not be judgmental. Let's come over and join over Monday at 12:30. And let's see what would happen. See, we are in a very crisis situation at this moment. The global scenario is very worst. But I am sure whenever there is a signal on sell side or buying side, technicals will decide whether we are on the worst side, whether we are on a good side. So stocks are where we have variety of stocks. Ultimate objective is to make money. So if we are going to make money on a Mr. Rajiv, your background voice is coming very huge. Please stop your background voice. I need to remove you, Mr. Rajiv. I'm sorry for this. Your background voice is coming. So, sir, I think let's because ultimately what would happen on Monday, we can decide over Monday, and whatever stocks and calls would be taken on Monday will be squared at 3:15 on Monday or maybe on Tuesday. So let's see what would happen for Trump corona disease, or maybe what impact is going to come over the markets. Let's see over Monday at 12:30. I don't know whether the markets will go down or markets will go up. Maybe some stocks will hugely go up, some stocks will hugely go down. Okay, sir. Thank you. Yeah. So we were talking to Mr. Mali. So he was having a very interesting scenario, and that was very good. So anybody else would like to ask something over the call? Hello? Yes. Can you hear me? Yes, I can hear you, Mr. Mayur. Yes. Hi. With all due respect, I just had a couple of questions. As in, first, I actually joined a little late, so maybe if you have briefed it earlier, I am not sure. What is the kind of risk reward that you look at your trades? Risk reward, if you sometime it is 1:4, 1:6, 1:5. No, the lowest. Risk reward sometime 1:1. That is the lowest. Okay, So and you are going to gain 7,000 rupees. You are going to lose 7,000 rupees. I understand. Yes, I understand that. And what is the average risk reward that the strategy, or because see what happens in Marubus is what I understand that generally what happens, the stop loss is the low of the candle. Please correct me if I'm wrong. Stop loss is the prediction price which is coming on the signal. Mostly in Lupin, as you see, if you can see Lupin chart at this moment. Yes. Currently price is 1031. That is the current price. Stop loss is 1023.90. Right. So that would be low of this candle or the previous candle. No, so basically, I don't know whether it is low. It is a technically driven figure. So sometime it is low, sometime it is opening. So okay, understood. Fair enough. I mean, but what I'm trying to say is that the difference there, goes very high. So if you try to take the entry on the next step, I mean, the next candle when it crosses we are not going to enter on the next candle. First of all, we are going to enter 12:30 every day with the same candle. Achha, okay, all right. Sorry, this is 1023 is the buying price. 1095 is the target, 998 is the stop loss. So you see the risk reward ratio. Okay. First of all, we are not going to enter late. As I have told you very clearly, we are going to enter on the same day when the price is going to rise. We are not going to enter when the price is already risen. Correct. So when somebody is going to enter Lupin at 1031 at 12 o'clock on Thursday, it is good. But when you enter on 1061 on Tuesday, it would be late. Right. So entry is the same day when the signal is arising. These are the right entries. Right. And on an expiry day also, these principles would hold true and you would have the same logic? No expiry day trade. Because in expiry day, you won't get an exit on another day.
And there is a huge exchange of open interest on expiry day. Expiry day is the day when lots of open interest volatility happens. So technical won't work on expiry day. So we won't advise our trader to work on expiry day. Only expiry day is the day when technical won't work. Right. And is there any classification or a set of stocks that you exclude based on volatility or high beta? This is the portfolio which we are going to show. This is the portfolio on the left. Okay, so basically selected stocks. Selected stock segregated into 7 to 8 segments. Banking, pharma, automobile, FMCG, construction. So there are 7, 8 vertical stocks, and out of those verticals, only the top-notch stocks, like in IT. If I take example of IT, we take TCS, we take Tech Mahindra, we take Infosys. That's all. Okay. So all right. Right. So we have a selected portfolio, but yeah, if you are not convinced with our portfolio, you can make your own portfolio. No, I'm just trying to understand because, I mean, is there anywhere where you're trying to include volatility in this entire system? No, volatility is inclusive in price. See, volatility. No, one second. If you allow, sorry to interrupt, but my question was with reference to, I mean, as you may be aware that volatility has different cycles as compared to expansion, mean reversion, contraction. So generally as a trader, you would want to get into it when there is contraction happening and then you wait for the volatility expansion. See, or you wait for it to revert to the mean. I understand. There are 3 strategies. Right. You know, in the system, when the system thinks that you are in the volatility period, then the volatility strategy is going to work. Okay. But when there is no volatility, when the markets are trending, so the trending strategy is going to work. Correct. But before that trend also there would be volatility. So when a trend starts, if you allow me to interrupt. Okay, go ahead. Before a trend starts, there would be a volatility expansion. Okay. Carry so on, yeah. So there would be a volatility expansion or a mean reversion wherein the trend is clear. And that's where the price would start moving. So based on whatever I've read and you know, the knowledge that I possess, maybe inferior or superior, I don't know. But with all due respect to your experience, I'm trying to understand from you, as in would if my statement is correct, number one. Number two, isn't it true that you would want to take the trade beforehand and try to understand before the trending period? So in both the cases, volatility, wouldn't it play an important role? Okay. See, first of all, we don't advise stocks to trade who are in volatility. How will you check the volatility? First of all, when you are entering into the trade, you are not advised to enter into the trade of a particular stock who is volatile. And the best way to check the volatility is the candlestick pattern. So doji candlestick pattern is basically used to determine the stock is very volatile. These types of candles. When you enter in these types of candles, you are entering into a very volatile movement during the day. As we are only entering into a Maribozu candles, which is a single trend candle, that means during that day, the stock is only going into one direction, whether going up or whether going down. So that is one, right? Volatility index is not incorporated in the technical strategy. Only confined to candle analysis and some indicators, oscillator, which are leading in natures, are incorporated. And we have seen a success of near about 80% during past 2 years during this strategy. Although we would advise not to enter any stock which is having a wick. See, this stock means a volatility, right?
lupin Hmm. during this day is a volatile. Correct. But once we feel when there is a signal day, signal I've already shown you is being generated based on different parameters. So once the signal is generated, we normally see non-volatile movement. So non-volatile movement mean without wicks. So when you don't see without wick candles during day, like when you are going to enter, I am 80% sure that you are going to gain profits by end day of the market, or maybe if not, maybe tomorrow. That normally is been seen by our experience. Okay. And so based on Friday's, based on Thursday's Thursday. experience, or based on your signals or your strategy, what does it suggest? So you said no expiry day trade. So you would take a trade on Wednesday, or you would not take a trade on Wednesday as well? Last Wednesday, when was the expiry? Expiry was The on expiry was 30th. on Thursday, Thursday, yeah, Thursday. right? Expiry is generally always on Thursday, except a holiday. I think September expiry was on 23rd or 24th or 24th. 24th. 24th was the expiry. Yeah. So although signals were there on 24th, but normally we won't advise to trade on Thursday. Correct. No, my question here is because you told me that you don't trade on expiry because you cannot sell the next day because of volatility. Yeah, there would be a lot of no, because you are not allowed to sell the same contract after the contract goes correct. over. Sorry, the same contract the next day, right? Yeah. So that's one reason, and so which means that all your trades that you take should necessarily have an open window to buy or sell the next day. Yeah. Correct. So that's what I'm trying to understand. So Wednesday, do you take a trade or you don't? Because Thursday is the expiry, so you can still sell on Thursday, but since it's an expiry day, it's generally very volatile. So would you take a trade on Wednesday or not? Wednesday, yes. Okay. Because Wednesday we can enter and exit till 3:30 Wednesday. In case we are not able to exit 3:30, we can try on the expiry day. Expiry day till 1 o'clock is okay. Expiry day till 1 o'clock is okay. After that, open interest is short covering, profit booking is going to happen. There is a huge interchange of open interest after 1 o'clock. Correct. Yeah. All right. Thank you, sir. Yeah, thank you. That's it. Yeah. Sir, it's Mali again. So Yeah. for an intraday, which candle we have to observe, sir? Either it's a 5 minute, 10 minute, 15 minute. See, intraday is very risky. Intraday is very volatile. Yeah. I don't know which indicator, which oscillators are used to trade on intraday, but I must advise you, do not use shorter time frame candles. Shorter time frame candles are because one side you will see a green candle, another candle would be red, another candle would be green, another candle would be red. So candle time frame is only used when you apply a particular strategy. Like I have shown you to apply RSI indicator on day one candle, right? So D1 candle RSI parameter won't change in a day. But when you go for 15-minute candle and you apply RSI on 15-minute candle, so that means any strategy applied over 15-minute candle won't work after 15 minutes. So your entry and exit will be very fast. So which candle you prefer, sir? Whether 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? No, I depends on my objective. If my objective is to take a limited number of trades and I should wait at least 2-3 hours or maybe next day, like the same approach which we follow in BTSTT. So D1 candle. If your objective is to open, enter and exit within 1 hour, okay, then 1 hour candlestick is good. But subject to the strategy being written on which parameter is most important. okay. If you have written strategy on open interest, so you can't work on H1 candle. If you have written strategies over volume, 1 hour candle is good. So that is RSI. If you have written the strategy on RSI,
1 hour, 4 hour daily is good. Sir, for a swing trade and intraday, some people I saw in a website wherein it was it was informing me, you consider if you are an intraday trader, if you are a swing trader, don't consider RSI, go for a stochastic RSI. Am I No, right? no. Who said this? I saw somewhere in the website. No, not somewhere. You know, there are lots of misleading information available on Google. Okay. Lots of contradicting information available. Let me tell you, RSI is not written by me, but what I know about RSI is calculating price weightage over past 14 days, which is Yeah, that is even stochastic also does the same thing, sir. no. What I would say- Stochastic does not do the same thing. First of all, RSI and stochastic is different. I'm speaking of stochastic RSI, sir. Okay, stochastic RSI. You are I'm not talking about. speaking of something else. I'm speaking of RSI only. You said stochastic. Now you said stochastic RSI. What I found is in the website, if at all, if you are a Sir, let me short-term trader, go for tell a you. stochastic RSI, not for regular RSI. No. RSI works on stochastic. Let me tell you. Okay. Mhm. Stochastic is what? Stochastic is an oscillator. No, stochastic RSI, sir. See, what I tell you, RSI works on stochastic. Okay. RSI has a band to work on. Mhm. But RSI, first of all, RSI or stochastic RSI, what you are calling it, is a leading indicator. Mhm. So leading indicator are best worked for intraday Mhm. and BTST. They are not good for longer time frames. Okay, okay. And RSI is very good for ranging market. RSI is not good for trending markets. Okay, okay. So there are lots of things to read upon RSI once you use it. Okay, okay. So depending upon the requirement, depending upon your strategy of trading, we can decide the indicators, we can decide on the signaling rule which we want to apply. Okay, okay. If you are entering into the same candlestick not on the closing basis, Mm. see closing, depending upon, if your example I'm giving, because we have a shortage of time, I can give you one example. If you want to enter into the running candle, not on the basis of closing candle, right, you should not work on RSI. RSI works on closing candle formula, right? RSI calculate the output on the basis of closing candle formula. Sir, but I am doing intraday trade from past 2-3 years. As you said, I applied RSI and I applied stochastic RSI also. What I found is stochastic RSI responds more sharply than regular RSI in an intraday. See, both are My observation, sir. Don't feel bad. No, sir. I am not a master of everything. Mm-hmm. I am still learning. Mm-hmm. So I don't mind learning. So the stochastic RSI responds very quickly compared to regular RSI, if at all if you are an intraday trader. That is okay. Mm-hmm. But both RSI indicators, what you are telling me, regular RSI or stochastic RSI, yeah, both are intraday indicators. Okay, sir. Okay. I don't agree here that yes, I am agree here that stochastic RSI may respond much faster than RSI. Yes, sir. Yes, sir. I have been seeing it from past several. I might have done from past 3-4 months regularly, continuously. Stochastic RSI responds more quickly than regular RSI. See, are you following divergence in RSI, or are you following only the output of RSI? No, I don't have, sir. I have just trading you. There are two ways of using RSI. One is using by the value of RSI. Another way is using. I told you how to use RSI. RSI plus the price action. Yeah. Where the divergence apply. So normally RSI works on divergence mostly. Okay. So there are 2-3 things we can do. If you read in Google about divergence using RSI, okay. Just see it. It is a beautiful thing.
Okay, sir. Right. RSI basic is people read it by their value. That is a simple thing what they can do. But when you read RSI with divergence, Mhm. it is a beautiful thing. Okay, sir. Okay, thank you. Sir, may I just add, if you have time and if you permit? Yeah, carry on. Okay. I don't know who the other gentleman was based on stochastic Mr. RSI. Mali, Mr. Mali. Okay, Mr. Mali was just want to add stochastic RSI compares the value of high and low. RSI is generally upon, as sir rightly said, it is based on the closing values of last 14 period or whatever period you put in RSI. Stochastic RSI compares the low and high of RSI for that particular period, and then it plots a value. So hence you get a comparative value of RSI, and that's where it triggers the trade faster than your normal RSI. Yeah, maybe that is correct. Maybe because I am just sharing as the per formula and the basic understanding, so he may have a better idea and clarity on why it responds. although I have a different stochastic indicator, I have a different RSI. Both are different indicators in my system. Personally, I have not used stochastic RSI. That is why I am not commenting on it. I use stochastic differently, RSI differently, but I can apply RSI over stochastics too. But depending upon RSI stochastic, that's why I have to be agreed that maybe RSI stochastic is working. But I am just telling you, I am just sharing my thought. We don't work on one indicator first of all. If you guys are only working on RSI, that's your choice. As per analysis rule, as per NSE certification, minimum 5 indicator oscillators must be used to decide or to generate signal. One indicator signal is accuracy is pretty less. That's what I learned in my certification. I don't know what is the fact This is behind it. right. This is my experience, and I have been seeing it from so many. Actually, I told you 2 months now. I think still more than that. You please have a cross check for an intraday stochastic as far as RSI is concerned. I'm not speaking of any other So indicators which means are going to. you are talking about 1 hour time frame, right? Would be lesser, I believe. No. I use no. Let me. I think the best way to exchange information to come in live market. Let's come over and meet on Monday 1 o'clock. Let's exchange our live signals. You generate on stochastic RSI. Let me generate on my theory. Let's decide which signal is going to work well. Okay, That is the main idea. Because frankly, I have not used stochastic RSI. That is why I'm blank. I am very silent right now. okay, sir. Okay. Sir, I really appreciate your frankness and the way you honestly accepted that you are also a learner. I really appreciate that response. Yeah, thank you. So anybody else would like to share something or would like to ask anything? I think we are short of time, so maybe we are closing soon. So let's connect over Monday 1 o'clock with the same Zoom ID with some real trading, with some real signals, with some live signals in front of you, and let's do some live trading over Monday. So I think this is all for today, gentlemen. Have a nice day. Take care. Goodbye. This was Rohit Khosla, and have a nice day. Goodbye. You can contact us on following numbers for trials and subscriptions.